ओके, शुरू करो सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन शुरू करते हैं। एंड थैंक यू सुनील चंडक सर, रोहित जी ऑल्सो थैंक यू, उद्योग वर्धनी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो आज का जो सेशन का टॉपिक है वो स्पाइसेस मसाला बिजनेस के बारे में है। तो उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड हाउ टू स्टार्ट दैट स्पाइस बिजनेस इंडस्ट्री, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी ये जो स्पाइसेस, ये जो फोटो दिख रहा है ना आपके स्क्रीन के ऊपर, ये जो ग्रेवी बन गई है उसमें जो कलर जो आ गया है ना, जो कलर शेड, वो इतना टेम्पटिंग है। देखो क्यों क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। ओके, तो स्पाइसेस जो है ना, ये अपना जो बॉडी के सेंसेस है वो एक्टिवेट करने का काम करते हैं। यानी आई अपीलिंग, जो आई को अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा दिखेगा तो ही बिकने वाला है। तो अच्छा दिखने के लिए वो स्पाइसेस, वो कलर का कॉम्बिनेशन लाते हैं उसमें। फिर आग के बाद फिर वो नाक को भी, जब भी वो स्मेल, उसमें से जो एरोमा रिलीज होता है, तो जब भी हम लोग वो स्मेल इनहेल करते हैं तो अपने को खाने का मन करता है, तरह टेम्पटेशन होता है। तो वो टेम्पटेशन वो स्पाइसेस के वजह से ही आता है। करेक्ट। वही अपने टंग को टेस्ट भी लगना चाहिए अच्छा, तो टेस्ट का भी काम करते हैं। तो अपने बॉडी के सेंसेस ना वो एक्टिव करने का काम करते हैं स्पाइसेस का। तो आप स्पाइसेस देखोगे तो इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस। इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। तो इंडिया में आप देखोगे तो 109 स्पाइसेस आईएसओ करके ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जो आईएसओ ने क्या किए, वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। उसमें से 75 स्पाइसेस आप देखोगे इंडिया में ही ग्रो। और उसमें लकी इंडिया इतना अच्छा है, इंडिया या भारत बोलो, इतना अच्छा है कि हर एक स्टेट के लिए ना अलग अलग स्पाइस का स्पेशलिटी दिया है, हर एक स्टेट को। करेक्ट। हर एक स्टेट में अलग अलग स्पेशलिटी अवेलेबल है, हर एक स्टेट में। तो आप देखोगे कश्मीर में देखोगे तो वहाँ केसर है, साउथ में देखोगे तो लवंग है, काली मिरी है। तो हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ वैरायटी दे दी है। करेक्ट। वैसे 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रोथ है, यानी 109 स्पाइसेस में इंडिया में 75 स्पाइसेस ही ग्रोथ है। फिर स्पाइसेस का यूज कहाँ पे है, तो कुकिंग में है, तो वो तो मालूम है सबको। तो कुकिंग में स्पाइसेस क्या करते हैं, टेस्ट एनहांसमेंट का काम करते हैं, प्लस उसमें न्यूट्रिशन एडिशन का काम करते हैं। प्लस बहुत सारे स्पाइसेस रहते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव के काम करते हैं। स्पाइसेस प्रिजर्वेटिव के काम करते हैं फूड प्रोडक्ट में। करेक्ट। और एक को यानी मेडिसिनल बेनिफिट्स भी होते हैं कुकिंग के लिए। टेस्ट एनहांसर का भी काम करते हैं और टेस्ट चेंजर का भी काम करते हैं स्पाइसेस। तो राइट ब्लेंड, राइट यूजेस करोगे, उस हिसाब से उसके टेस्ट में भी वेरिएशन लाता है। करेक्ट। तो एज अ मेडिसिन भी स्पाइस बिकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में कैप्सूल दिख रहा है, देखो वो कैप्सूल जिंजर के कैप्सूल्स है। वैसे जिंजर इज अ स्पाइस, जिंजर आप देखोगे तो एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है, एज अ मेडिसिन भी बिकता है, एज अ स्पाइस भी बिकता है। ये तीन इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। वो जिंजर का पाउडर का कैसे कैप्सूल्स बना के बेचते हैं, तो कितने पे बेचते हैं, 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं। करेक्ट। तो एक ही, जैसे आप देखोगे ना कि लहसुन का पाउडर, गार्लिक का पाउडर करते हैं। वो गार्लिक का पाउडर करके ऐसे कैप्सूल, ऐसे स्ट्रिप कैप्सूल नहीं, ऐसे गोली बनाते हैं उसका। करेक्ट, मेडिसिनल गोली। वो गोली आप देखोगे ना, एक रेप्यूटेड ब्रांड है, उसमें आप देखोगे 10 टैबलेट का वो पैकेट है। वो 10 टैबलेट का पैकेट 1,000 रुपीज को बेच रहे हैं। एक गोली में हाफ ग्राम भी गार्लिक का पाउडर नहीं। बट वो आप देखोगे अगर हाफ ग्राम भी कंसिडर करते हैं, 10 टैबलेट्स का कितना होता है, 50 ग्राम का पैकेट हो जाता है। कितने को बेच रहे हैं, 1,000 रुपीज को बेच। वो किलो में अगर कन्वर्ट करने जाएंगे तो 2 लाख का क्या, एक किलो का रेट हो जाता है गार्लिक कैप्सूल। करेक्ट। तो गार्लिक यानी बहुत सारे स्पाइसेस जो है और मेडिसिनल बेनिफिट्स है उसमें, तो एज अ मेडिसिन भी बिक। बट मेडिसिन का जैसे वैल्यू आता है उसको, तो रेट उसका जबरदस्त हो जाता है। करेक्ट। तो एज अ मेडिसिन भी स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। फिर नेचुरल फ्लेवर एनहांसमेंट ऑफ क्यूजिन, बहुत से कुछ सारे प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं ना, उसमें टेस्ट इतना नहीं रहता है, बट वो स्पाइसेस ऐड करने से वो टेस्ट उसमें एडिशनल आ जाता है, या उसमें कुछ बहुत कम टेस्ट रहेगा, वो एनहांसमेंट का काम करता है। करेक्ट। बहुत सारे रेसिपीज है उसमें स्पाइस वो काम करता है, एनहांसमेंट करने का काम करता है। वैसे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में टी रखा है। करेक्ट। तो टी ब्लेंडिंग के लिए भी स्पाइसेस यूज करते हैं, बहुत सारे स्पाइस का टी ब्लेंडिंग में यूज करते हैं, और ब्लेंडिंग से उसको और अच्छा रेट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी एक पार्टिसिपेंट है,
वो मसाला चाय बनाती है, वो 4000 रुपीज किलो से बेचती है। करेक्ट। तो वैसे भी अलग अलग स्पाइसेस का हम लोग ब्लेंड्स करना करके और अलग रेंज ही बना सकते हो उसमें। तो फ्लेवर एनहांसमेंट का काम करता है स्पाइसेस। फिर आप देखोगे ये फोटो दिख रहा है ना, कि बहुत बढ़िया फोटो है, देखो कि वो प्रोडक्ट देख के ना आपने खाना खाया होगा, फिर भी एक फोटो देखने के बाद ना और अपने खाने का मन करेगा, और खाने का मन करेगा, क्योंकि इतना टेम्पटिंग है ना कि अपने को देखने से और दिखते ही फोटो में देखते हैं ना वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया है, बहुत टेस्टी है, वो दिखने से अपने को समझ में आता है ये स्पाइसेस ने काम किया। करेक्ट। इतना काम करने का, इतना अच्छा काम करता है स्पाइसेस। और स्पाइसेस बिजनेस देखोगे ना, तो जनरेशन चल रहे हैं, कुछ कंपनी आप देखोगे 100 साल पुराना कंपनीज है, उनका जनरेशन टू जनरेशन वो चलते रहता है। कुछ कंपनी 150 साल पुरानी भी कंपनीज है, अभी भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेगा। करेक्ट। और स्पाइसेस ही बिजनेस ऐसे है ना कि पहले के जमाने में देखोगे, हिस्ट्री देखोगे तो यानी हजारों साल से स्पाइसेस चल रहे हैं। ओके। तो स्पाइसेस देखोगे फ्लेवरिंग एजेंट्स का काम करते हैं मेन मील्स, करीज में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, पिकल्स में, प्रोसेस मिल्क, बेवरेजेस, लिकर्स में वगैरह स्पाइसेस एज फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है। एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड। एक तो जो फूड का फ्लेवर रहता है वो एनहांस करेगा या चेंज करता है उसको। तो फ्लेवर डिस्गाइज करने का भी काम करता है, फ्लेवर डिस्गाइज करने का भी काम करता है। पोसेस बहुत सारे स्पाइसेस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से वो प्रोडक्ट में से ऑक्सीजन लेवल कम करता है, जो भी जब भी पैकिंग किया जाता है। तो ऑक्सीडेंट ऑक्सीजन 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 कम होने से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ कम हो जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ होती नहीं उसमें। तो इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। बहुत सारे स्पाइसेस है तो यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव एंड पिकल्स एंड चटनीज। तो प्रिजर्वेटिव का काम भी करते हैं। possesses strong antimicrobial properties and prevent food spoiling, यानी फूड खराब होने से भी प्रिवेंट करते हैं स्पाइसेस। possesses important physiological and medicinal properties। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जैसे मैंने डिस्कस किया। तो लिटिल हिस्ट्री देखते हैं तो पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को डा गामा करके तो इंडिया में सेल किया था उन्होंने, 1499 में आए थे इंडिया में। वो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते आए थे, स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते। तो स्पाइसेस ढूंढते इंडिया में आए, तो इंडिया में उनको अपॉर्चुनिटी दिखा, इधर ही उन्होंने राज करना शुरू किया। करेक्ट। तो इंडिया से वो लेके उनके कंट्री में या अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में वो बेचते थे, और जबरदस्त उनको रेट मिलता था। तभी वो तोला के रेट से बिकता था। करेक्ट। जैसे गोल्ड बिकता है उस हिसाब से वो बिकते थे स्पाइसेस। तो 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वेर यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। इजिप्शियंस भी स्पाइसेस यूज करते थे। वो क्यों यूज करते थे? फूड फ्लेवरिंग के लिए यूज करते थे और कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे। प्लस उनके जो डेड बॉडी को एम्बाम करने के लिए, जो मम्मीज वगैरह रहते हैं ना उसके ऊपर कोटिंग देखेंगे तो स्पाइसेस का कोटिंग किया उन्होंने। तो एम्बाल्मिंग द डेड बॉडी को, डेड बॉडी को भी कोटिंग करने के लिए स्पाइसेस यूज करते थे। करेक्ट। तो स्पाइसेस किस में मिलते हैं? तो रूट्स में स्पाइसेस मिलते हैं, राइजोम्स, राइजोम्स यानी जैसे अपना जिंजर है उसको राइजोम बोलते हैं। तो राइजोम्स में स्पाइसेस मिलते हैं, स्टेम्स में मिलते हैं कुछ स्पाइसेस, लीव्स में मिलते हैं, बार्क में है, फ्लावर्स में है, ओके, फ्रूट्स में है, एंड सीड्स में। तो अलग अलग पार्ट्स में स्पाइसेस मिल जाते हैं। करेक्ट। तो अभी इंडिया का आप देखोगे, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन। जो वर्ल्ड ओवर जो स्पाइस का प्रोडक्शन है, ओके, उसमें 75% इंडिया में ही ग्रो। करेक्ट। इन द फिजिकल ईयर 2019, द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू ओवर 2.231 बिलियन रुपीज में एक्सपोर्ट होता था। इंडिया में ही देखोगे, इंडिया इंडिया इंडियन लोग भी स्पाइस खाने के लिए बहुत फेमस है। करेक्ट। तो कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडियन हाउस होल्ड इज मैसिव, हेंस मार्केट पोटेंशियल विद 70,000 crores एनुअली। तो स्पाइसेस का इंडिया में मार्केट देखोगे तो 70,000 crores का है। अभी वो 89, लास्ट ईयर का आप डेटा देखोगे तो 89,000 crores हो गए। 89,000 crores का हम लोग स्पाइस खाने वाले लोग हैं, इंडियन लोग। करेक्ट। तो पोटेंशियल स्पाइस बिजनेस विद एंश्योर्स गुड रिटर्न्स विद लो इन्वेस्टमेंट। अभी स्पाइस बिजनेस ऐसा है कि कम इन्वेस्टमेंट में अपने को रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके। तो कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। Then any individual can start a business, even home-based spice making business turns out to be profitable। यानी घर से भी शुरू करते हैं उनको भी प्रॉफिट हो जाता है, और कम मशीनरीज में शुरू हो जाता है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज नहीं लगते। करेक्ट।
तो आप देखोगे चिली, देखोगे मिर्ची, चिली जो है, चिली का पाउडर और होल चिली इंडिया से 600,000 मेट्रिक टन इंडिया से एक्सपोर्ट होगी। ओके, नंबर वन चिली पाउडर ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया, चिली पाउडर और चिली, होल चिली भी ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो चिली नंबर वन आता है एक्सपोर्ट में। सेकंड नंबर पे क्यूमिन आता है, जीरा आता है। एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक आता है। ओके, तो इंडिया स्पाइस एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, 3.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश, उसमें से मध्य प्रदेश देखोगे इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा स्पाइसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। द टोटल स्पाइस मार्केट इंक्लूडिंग बोथ पैकेज एंड लूज करेंटली स्टैंड्स एट 70,000। अभी लेटेस्ट डेटा से 88,000 89,000 करोड़ का हो गया। ओके, एवेंडस करके एक कंपनी है, एवेंडस करके वो सर्वे करने वाली कंपनी है। उनका एस्टिमेट क्या है, बाय द ईयर 2030, अभी हम लोग 24 में, नेक्स्ट 6 साल में 15 स्पाइस कंपनी, 15 स्पाइस कंपनीज हैं, वो 1,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे। यानी स्पाइस कंपनीज में 15 कंपनीज नेक्स्ट 6 ईयर्स में 1,000 करोड़ का कंपनी टर्नओवर क्रॉस करेंगे। और 4 स्पाइसेस कंपनी ऐसे, वो 5,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे। ये एवेंडस का एस्टिमेट है, करेक्ट। वैसे एवरेज मसाला का टर्नओवर देखोगे 1,252 करोड़ है। ये कहाँ से डेटा मिला है, इकोनॉमिक टाइम्स से डेटा मिला है। एनुअल कंजम्पशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 16 lakhs पर एनम। 16 लाख टन्स हम लोग साल भर में स्पाइसेस खाने वाले लोग इंडियंस खाते हैं, करेक्ट। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, द इंडियन स्पाइस मार्केट इज वर्थ यूएस डॉलर 66,000 मिलियन। अभी इसमें ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, unorganized sector contributes to 65%, whereas 35% by organized sector। यानी जहाँ पे ब्रांड होता है या ऑर्गेनाइज रिटेल रहता है, वहां से कितना बिकता है, तो 35% बिकता है। और 65% जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से 65% है, इसलिए अपने को स्कोप कहाँ पे है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, धीरे धीरे ब्रांडिंग में जाने वाला है, धीरे धीरे ब्रांडिंग में जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा। तो वहां पे अपने को स्कोप है। अभी 88,000 करोड़ में 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसलिए देखोगे ना, बड़े बड़े कंपनीज भी इसमें एंटर कर रहे हैं। जैसे मैगी है, नेस्ले वाले भी स्पाइसेस में एंटर कर रहे हैं। रामदेव बाबा की कंपनी भी स्पाइसेस में एंटर कर रही है, करेक्ट। तो उनको ये 65% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो दिखता है उनको। तो उनको दिखता है, तो अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आप भी उसमें एंटर करके वो अपॉर्चुनिटी टैप कर सकते हैं। तो स्कोप क्या है, तो 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इज स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग, ओके। तो स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू ब्रांडिंग। तो ये अपने को अपॉर्चुनिटी है। अभी आप देखोगे तो ये जो है ना ब्लेंड, अभी मुझसे स्पाइस, अभी स्पाइस में देखोगे ना, अपने को क्या क्या कर सकते हैं, जो होल स्पाइसेस रहते हैं, जैसे चिली है, लवंग है, दालचीनी है, ये सब जो है ना, वो होल स्पाइस हम लोग उसको प्री ट्रीटमेंट करके, उसको पैकिंग करके, स्टरलाइज करके, पैकिंग करके खुद के ब्रांड से भी बेच सकते हैं। या होल स्पाइसेस हम लोग B2B भी कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हैं। या उसका वो जो होल स्पाइसेस है, उसको प्रोसेसिंग करके, उसको रोस्ट करके या डिहाइड्रेट करके, उसका पाउडर करके, पैकिंग करके हम बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं और B2C भी कर सकते हैं, करेक्ट। वैसे ही फिर उसके ब्लेंड्स बना सकते हैं। जैसे ये जो पाव भाजी मसाला दिख रहा है आपको, ये पाव भाजी मसाला, ये पाव भाजी मसाला जैसे ब्लेंड बना के आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। अभी मैं जो टॉप 10 कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो टॉप पाव भाजी इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, करेक्ट। इससे जो पाव भाजी ये मसाला आप बनाओगे, इससे जो पाव भाजी बनेगी ना, वो इतने बढ़िया दिखते, देखो इतने टेस्टी दिखते, करेक्ट। तो ये पाव भाजी ब्लेंड आप बना के इतना टेस्टी पाव भाजी बनेगी। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, लेमन दिखा है, वो लेमन उसके ऊपर स्क्वीज करो, लेमन जूस जो है ना, नींबू का जूस उसके ऊपर स्क्वीज करो, तो और टेस्ट बढ़ जाता है, करेक्ट। तो ये पाव भाजी इज द वन ऑफ द टॉप सेलिंग। आप देखोगे ना, होम डिलीवरीज इंडिया में, जो होम डिलीवरीज बिजनेस जो होता है, वो ये घर में जाके डिलीवरी किया जाता है। तो उसमें से सेकंड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो पाव भाजी आता है। तो पाव भाजी इज द सेकंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया।
तो ये प्रोडक्ट ऐसे ब्लेंड बना के भी आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। अभी इसमें आप देखोगे ना, इसमें अपने को यानी फर्स्ट जनरेशन देखोगे, पहले के जमाने में आप देखोगे तो पहले के जमाने में क्या था कि गाँव गाँव में आप देखोगे तो धूप में सुखाते थे वो जो भी स्पाइसेस है, धूप में सुखाते थे और उसको ग्राइंड करके उसके ब्लेंड्स बना के रखते थे, या चिली पाउडर बनाएंगे, हल्दी पाउडर बना के रखेंगे, या अलग अलग ब्लेंड्स भी खुद का वो कम्युनिटी का, पर्टिकुलर कम्युनिटी का ब्लेंड बना के रखते थे। फिर कोई गेस्ट आएगा उनके पास, तो गेस्ट को भी वो कुछ सैंपल उसमें से पैकेट देते थे, और वो गैस भी साल भर वो यूज करते थे उनके घर में। वो पहले के जमाने का था, अभी भी कुछ गांव में वैसे प्रैक्टिस चलता है। करेक्ट। फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या आ गया कि ब्रांडेड कंपनीज आ गए, उन्होंने क्या किया, पाव भाजी मसाला, छोले मसाला, ऐसे अलग अलग ब्लेंड्स बनाए, प्लस रॉ स्पाइसेस पाउडर्स भी बना के ब्रांडेड करके बेचने शुरू किए। करेक्ट। वो अभी बहुत सारा मार्केट उन्होंने कैप्चर किए। अभी थर्ड जनरेशन शुरू हो। करेक्ट। अभी नेक्स्ट जनरेशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पाव भाजी मसाला आपके घर में, अगर आज को आपने पाव भाजी मसाला आपके घर में प्लान किया, पाव भाजी बनाना है आपके घर में, तो जो घर की लेडी है जो भी कुकिंग करेंगे घर में, वो क्या करेंगे, मार्केट से पाव भाजी मसाला लाएंगे, जो भी अच्छा ब्रांड है या जो भी पहले यूज किया है जो लगा है अच्छा, वो ब्रांड लेके आएंगे। वो ब्रांड लेके आने के बाद उसके साथ सब्जी भी लेके आएंगे, सब्जी कट करेंगे, वो प्रोसेस बनाएंगे। प्रोसेस करने के बाद वो बने, यानी दो दो 2 घंटा तो मिनिमम लगता है वो सब बनने में। करेक्ट। और फिर घर में सर्व करेंगे और पसंद आएगा। अभी जनरेशन ऐसा आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन अभी शुरू हो रहा है, शुरू हो भी गया अभी। करेक्ट। वो जनरेशन ऐसा है कि अगर सामने वाले कस्टमर्स को, जब भी मार्केट में आप मसाला बाय करने जाओगे, उसके बाजू में इंस्टेंट मसाला, इंस्टेंट पाव भाजी का पैकेट रहेगा, क्योंकि आपके घर में 4 जन है, 4 जन का सर्विंग का चाहिए, तो 4 जन का पाव भाजी, रेडी पाव भाजी का, रेडी टू कुक पाव भाजी रहेगा। करेक्ट। जो सामने वाले को सिर्फ पानी ऐड करना है, या ऑयल ऐड करना है, या बटर ऐड करना है, वो बना के उनका पाव भाजी रेडी हो जाएगा। करेक्ट। तो वो अभी ट्रेंड अभी शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट हो भी गया है शुरू। तो फिर आप जब भी खरीदने जाएंगे, जो भी लेडीज जो भी खरीदने को जाते हैं, उनको अगर चॉइस मिल रहा है पाव भाजी मसाला लेना है या इंस्टेंट पाव भाजी लेना है, जिसे 4 सर्विंग हो सकते हैं, और उसमें कुछ केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, हेल्दी प्रोडक्ट है, तो वो अगर वैसे चॉइस मिलता है तो नेचुरली रेडी टू कुक प्रोडक्ट, और 5 मिनट में ही बनने वाले हैं, 5 या मैक्सिमम 10 मिनट में बनेगा वो प्रोडक्ट। तो 2 घंटा किधर, और 5 to 10 मिनट्स में बनेगा, और 4 लोग खाने के लिए बनेगा वो प्रोडक्ट। तो चॉइस जो है ना, इंस्टेंट रेडी टू कुक का होएगा, ये मसाले से वो इंस्टेंट का लेने वाले। तो आगे का जनरेशन जो है वो इंस्टेंट का जमाना ऑलमोस्ट शुरू हो गया। करेक्ट। तो ये स्कोप अपने को है, तो उसमें भी आप एंटर कर सकते हो, मसाला भी बिकता ही है, प्लस इंस्टेंट भी बिकने शुरू हो गया। करेक्ट। तो उस वो सब प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। वैसे ही फिर सांबार मसाला, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। सांबार मसाला आप देखोगे तो ऑल इंडिया बिकता है, साउथ में भी बिकता है, महाराष्ट्र में भी बिकता है। ओके। वैसे ही दिल्ली में, नॉर्थ में भी बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है। तो सांबार मसाला यूनिवर्सल है, तो सांबार मसाला आप खुद के ब्रांड करके आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। उसमें B2B भी कर सकते हो, या B2C भी कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो, या बिजनेस टू कस्टमर भी कर सकते हो। सांबार मसाला में भी आप इंस्टेंट कर सकते हो। ओके, लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो वो इंस्टेंट रेडी हो जाएगा। करेक्ट। तो सांबार मसाला का ब्लेंड्स आप बना सकते हो, और मार्केट में दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर आप देखोगे छोले मसाला है, छोले मसाला में भी टॉप सेलिंग में आता है। तो बेसिकली नॉर्थ बेस्ड प्रोडक्ट है, बट साउथ में भी छोले मसाला बिकता है, ऑल ऑल इंडियन स्टेट्स में बिकता है, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है। तो दिस इज ऑल्सो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। इसमें भी वही चॉइस है आपको, सब प्रोडक्ट जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें सिर्फ मसाला भी बिकेगा, या इंस्टेंट विथ छोले भी, छोले मसाला भी बिके, छोले ग्रेवी के साथ भी बिके। करेक्ट। तो वो चॉइस भी है आपको, छोले मसाला। फिर किचन किंग मसाला है, जो किंग नाम में किंग है, तो कोई भी ग्रेवी है उसको टेस्ट एनहांसमेंट का काम करने के कर देता है। तो ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर राजमा मसाला है, जो नॉर्थ में ज्यादा पॉपुलर रहता है। ओके, दिस इज ऑल्सो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर महाराष्ट्र में गोड़ा मसाला ज्यादा पॉपुलर रहता है। ओके। वैसे फिर संडे मसाला रहता है, जो संडे या स्पेशल दिन में बनाया जाता है,
और जो नॉनवेज खाने वाले रहते हैं उनको ये संडे मसाला चाहिए रहता है। जो पनीर बेस्ड या जो स्पेशल ग्रेवी जिनको बनाना है वो ये मसाला यूज करते हैं। तो कुछ कंपनीज क्या करते हैं, जो अलग अलग जो ग्रेवीज बनते हैं उसके लिए वो नाम से ये सेम मसाला को, जिनको चिकन के लिए यूज करना चिकन के लिए यूज करेंगे, पनीर के लिए चाहिए तो पनीर का ग्रेवी करके वो मसाले को नाम देते हैं। करेक्ट। तो चाट मसाला वो भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। चाट मसाला इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है चाट मसाला। फिर मिल्क मसाला इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग है। इसमें भी आप इंस्टेंट भी करके दे सकते, लोगों के सिर्फ मिल्क ऐड करेंगे तो बन जाएगा। ठंडा पानी भी ऐड करेंगे विद मिल्क पाउडर, अपने मसाला बनाए तो ठंडा पानी ऐड करेंगे तो उनका मिल्क मसाला बन जाएगा उनका। फिर चिकन मसाला है, दिस इज ऑल्सो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। आप खाने वाले नहीं होंगे तो भी आप मसाला जो है वो वेजिटेरियन है, बट जो यूज करने वाले हैं वो चिकन यूज कर सकते हैं। सॉरी। ओके, फिर अभी कच्ची दाबेली भी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में आ गए। कच्ची दाबेली मसाला वो भी आप बना सकते हो। ओके, फिर बिरयानी मसाला इज ऑल्सो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में। आप बिरयानी का देखोगे ना, टॉप इंडिया में देखोगे जो होम डिलीवरीज होते हैं, होम डिलीवरीज में ज्यादा से ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, वो बिरयानी बिकता है होम डिलीवरीज में। और बिरयानी में देखोगे एवरी हाफ अ मिनट, हर हाफ अ मिनट में एक बिरयानी होम डिलीवरी हो जाती है, एवरी हाफ अ मिनट। इतना हमारे इंडियन लोग जो है, इतना बिरयानी हम लोग खाने वाले हैं। ओके, इतना बिरयानी हम लोग खाने वाले लोग हैं, बिरयानी। तो एवरी हाफ एन मिनट इतना बिरयानी, तो बिरयानी जो बनाने वाले हैं उनको बिरयानी मसाला लगता ही है। तो दिस इज टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होम डिलीवरीज में। यानी बर्गर पिज्जा टॉप सेलिंग नहीं है, बिरयानी टॉप सेलिंग है। सेकंड नंबर पे पाव भाजी आता है, थर्ड नंबर पे समोसा आता है, फोर्थ नंबर पे पिज्जा और ये आता है, बर्गर आता है। करेक्ट। बट टॉप थ्री में इंडियन प्रोडक्ट ही है जो ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी बिकते हैं। करेक्ट। तो वो भी आप बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं खुद के ब्रांड्स। ओके। तो फिर आप देखोगे कि ये जो अपना जो स्पाइस का बिजनेस में, अभी आप फैक्ट्री अगर सेटअप करोगे तो क्या क्या एक्टिविटीज चलती है उसमें। एक तो स्पाइस रॉ मटेरियल्स है, स्पाइस एज अ रॉ मटेरियल्स आप करोगे तो बल्क स्टोरेज किया जाता है। सेपरेटर रहता है उसमें, मैग्नेटिक सेपरेटर रहता है उसमें, कुछ मेटल के पार्टिकल्स रहेंगे वो निकाल देते हैं। स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि बाहर जो सुखाते हैं, बाहर धूप में सुखाते हैं, और जो बेचने वाले रहते हैं ओपन में ही बेचते हैं, ओपन में ही रखते हैं। तो बाहर का मॉइस्चर आ जाता है, तो बाहर का मॉइस्चर आ जाने के बाद उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के बाद वो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है। तो उसके लिए स्टेरिलाइज करके उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो किल करने की आवश्यकता रहती है। तो किल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन ड्राई स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है, गीला करके नहीं स्टेरिलाइज करता है। तो उसमें पल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो स्टेरिलाइज करेंगे तो उसमें सब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। और फिर पैकिंग करेंगे तो अपने को शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा मिलता है। फिर मिलिंग ग्राइंडिंग करेंगे या ड्राइंग करके मिक्सिंग करके उसे ब्लेंड बना सकते हैं। ओके, तो ये आपका ऐसा टाइप का फैक्ट्री आप सेटअप कर सकते हो। हाँ प्रतीक जी, पूछो सर। हाँ, आपने हाथ रेस किया प्रतीक जी, क्वेश्चन पूछ, तब तक मैं नया शेयर कर रहा हूँ, नया स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तब तक पूछ सकते हैं। प्रतीक जी, आपने हैंड रेस किया था। सर मुझे लगता है आप कंटिन्यू कीजिए, हम एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे सर। ओके फाइन, ओके। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कोई भी बीच में हैंड रेज मत कीजिए। जब आपका क्वेश्चन रहेगा एंड में सर से हम सारे क्वेश्चंस एक साथ में जवाब पाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि एक बार पूरा सेशन सुन लीजिए और फिर एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ओके फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।
तो स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने को मशीनरीज कौन से लगते हैं? जिनको होम सेटअप करना है ना उनको ज्यादा मशीनरीज नहीं लगेंगे, पर जिनको बड़े स्केल पे फैक्ट्री सेटअप करना है उनके लिए कौन से मशीन लगेंगे उसके बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको। ओके, तो एक तो शुरू करने टाइम अपने को जैसे मैंने पहले बताया था, अपने को प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, होल स्पाइसेस, खड़ा मसाला, या स्पाइसेस इन पाउडर फॉर्म करने वाले हो, या प्योर स्पाइसेस आप करोगे, ब्लेंडेड स्पाइसेस करने वाले हो जैसे ब्लेंड है, या एक्सोटिक रेंज जैसे मिल्क मसाला वगैरह एक्सोटिक में आता है, तो वैसे एक्सोटिक रेंज आप बनाने वाले हो, तो आपको डिसीजन लेना। करेक्ट, होल स्पाइसेस खड़ा मसाला में जैसे दालचीनी, तमालपत्र, ओके, बड़ी इलायची रहती है, काले जीरे हैं, काली मिरी है, शाह जीरे है, हुआ लवंग, धने, कसूरी मेथी, सूंड, अमचूर वगैरह होल स्पाइसेस में आ जाएंगे। तो होल स्पाइसेस आपको बेचने हैं, या उसका पाउडर करके रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन जीरा पाउडर, कसूरी मेथी पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब पाउडर फॉर्म में आप करके बेच सकते हो। तो पाउडर करने के लिए अपने को कुछ मशीनरीज लगेंगे, वो मशीनरीज के बारे में जस्ट डिस्कस करेंगे। फिर ब्लेंडिंग में आपको जैसे हमने वो जस्ट डिस्कस किया, तंदूरी चिकन है, एक करी मसाला, फिर वेजिटेरियन मसाले है, राजमा मसाला, छोले मसाला, शाही पनीर मसाला, ये सब मसाले के ब्लेंड्स आप कर सकते हो। करेक्ट, एक्सोटिक रेंज में केसर मिल्क मसाला, सैफरन है, तो ये सब एक्सोटिक में आ जाते हैं। तो अभी फ्लो चार्ट देखोगे तो सबसे पहले क्लीनिंग आता है, जो भी अपना रॉ मटेरियल आता है उसमें क्लीनिंग। अभी क्लीनिंग में आप देखोगे ना, अभी आपने देखा होगे एक्सपोर्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बड़े बड़े ब्रांड्स को बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। क्यों, क्या है ना, वो कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी अभी बहुत जगह जो प्लांटेशन होते हैं वहां पे पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ओके, पेस्टिसाइड यूज करते हैं और धूप में सुखाए जाते हैं। तो सुखाने के पहले नॉर्मली प्रोसेसिंग करके वो पेस्टिसाइड निकालना चाहिए, वो निकाला नहीं जाता है, और वो पेस्टिसाइड के साथ ही फैक्ट्री में आ जाता है। करेक्ट, तो पेस्टिसाइड के साथ आ जाता है फैक्ट्री में, तो अपने को क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो तो क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत जगह स्पाइसेस धूप में सुखा देते हैं। अभी आप देखोगे ना, धूप में जब भी सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, तो धूप में सुखाने से, अभी अपना इंडिया देखोगे ना, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन कंट्री, गांव गांव में भी कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, रोड के काम चलते रहते हैं। करेक्ट, सिटी में भी देखोगे वहां पे भी कंस्ट्रक्शन के काम बहुत जोर से चलते रहते हैं। तो पूरा अभी क्लाइमेट जो है ना, अपना इंडिया क्लाइमेट पूरा डस्टी हो गया। जब भी धूप में सुखाया जाता है ना, तो उसमें डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल होने से अभी हम लोग लैब में जब भी टेस्ट करने देते हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी और डस्ट मिल जाती है, तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। प्लस क्या होता है, धूप में सूखने से, सुखाने से क्या होता है, बाहर से कौवा आ जाएगा, या एंट्स आते हैं, फ्लाइज आते हैं। तो जब भी लैब में देते हैं ना, तो उसमें एंट हेड मिलता है, एंट के लेग्स मिलते हैं, फ्लाइज के विंग्स मिलते हैं, ऐसे क्या क्या उसमें मिलता है प्रोडक्ट, इंसेक्ट्स मिलते हैं, तो अलग अलग उसमें मिलता है। तो एक्सपोर्ट करते समय वो, या जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर रहते हैं, वहां पे वो रिजेक्शन आ जाता है। तो इसलिए जब भी आप फैक्ट्री में सेटअप करोगे, तो वहां पे क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि सामने वाला सप्लायर भी आपको धूप में सुखाया ओपन में रखा हुआ रहता है, तो वहां पे सब डस्ट आ जाते हैं। और डस्ट आने, वो एक फैक्टर है, प्लस ओपन में रखने से वो मॉइस्चर भी खींच लेता है। मॉइस्चर खींच लेने से अभी जो भी स्पाइसेस रहते हैं, उसमें अपने को मॉइस्चर लेवल क्या मेंटेन करना है, 8 to 10% मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना है। उससे अगर ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है प्रोडक्ट में, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गया, तो प्रोडक्ट प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। करेक्ट, यानी आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अपने को क्लीनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बाहर का डस्ट है, या जो पेस्टिसाइड यूज किया है, वो क्लीन करते समय वो निकालना चाहिए। करेक्ट, तो वो निकालने के लिए कुछ मशीन्स आते हैं, वो क्लीनिंग मशीन्स आते हैं, उसमें आप क्लीन करोगे तो पूरा डस्ट पार्टिकल्स और अगर कुछ पेस्टिसाइड यूज किए, वो भी निकल जाते हैं। करेक्ट, या जो आप जिससे रॉ मटेरियल लेते हैं, वो अगर प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं, यानी जब भी गीला रहता है और उसको प्री ट्रीटमेंट जब भी करते हैं, तो प्री ट्रीटमेंट में वो पेस्टिसाइड निकाल सकते हो, एक्सटर्नल पेस्टिसाइड जो यूज किए हैं, वो निकाल सकते हैं। वो निकालने के बाद जब भी आगे फिर वो ड्राई करेंगे, तो पेस्टिसाइड का लेवल बहुत कम हो जाता है, जो वेरिएबल लिमिट है या एक्सपोर्ट लिमिट में बैठ जाता है वो।
तो वो प्रॉपर क्लीनिंग करके अगर ड्राई करते हैं और फिर वो आप परचेस करते हो, तो परचेस करके फिर आपको क्लीनिंग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ डस्ट ही रहेगा ऊपर का, वही क्लीन करना पड़ेगा। वो डस्ट करने के बाद वो फिर क्लीनिंग में आपको ये भी ऐड करना है कि आपको स्टेरिलाइजेशन भी करना है। ओके, अभी स्टेरिलाइजेशन करते समय उसमें जो भी बैक्टीरिया रहेगा वो किल करना है। ओके, और किल करने करना है उसमें। और फिर अपने को रोस्टिंग, अभी रोस्टिंग ही पहले जमाने से रोस्टिंग करते हैं, तो रोस्टिंग मशीन आते हैं उसके लिए। रोस्टिंग मशीन में भी ओपन पैन रोस्टिंग, ओवन रोस्टिंग, ड्रम रोस्टिंग, ऐसे अलग अलग मशीन आते हैं उसमें रोस्टिंग में। अभी रोस्टिंग में भी पहले कैसे फ्लेम बेस्ड रोस्टिंग जब भी रहता है उसमें टेम्परेचर और लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेम्परेचर आपका अगर हाई टेम्परेचर होता है तो नॉर्मली कैसे कि स्पाइस कंपनी में देखा होगा ना, वो स्मेल आता है रोस्टिंग करते समय। वो स्मेल आता है यानी कैसे है, उसका एरोमा जो रिलीज होता है, या वो क्या इंडिकेट करता है, उसका एसेंशियल ऑयल निकल गया, वो स्पाइस में से एसेंशियल ऑयल निकल गया। एसेंशियल ऑयल निकलने से उसका टेस्ट भी निकल गया। करेक्ट। टीवी पे भी आप देखोगे बहुत सारे जो ये जो कुक रहते हैं, जो शेफ रहते हैं, वो जब भी रोस्टिंग करके दिखाते हैं, रोस्टिंग करो, वो क्या बोलते हैं, बहुत स्मेल आने दो, बहुत अच्छा ऐसा स्मेल रिलीज होने दो। वो स्मेल रिलीज होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो स्मेल रिलीज हो गया, उसका एसेंशियल ऑयल भी रिलीज हो गया, एंड उसके साथ वो टेस्ट भी निकल गया। करेक्ट। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, जब भी आप रोस्ट करोगे या जो भी प्रोसेसिंग करोगे, तो लो टेम्परेचर में आपने को रोस्ट करना है। और उसका वो लो टेम्परेचर में जब भी रोस्ट करेंगे तो उसका पूरा एसेंशियल ऑयल अपने को इंटैक्ट मिलेगा, यानी हाई क्वालिटी का अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए रोस्टिंग में टेम्परेचर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जो नया फैक्ट्री सेटअप हो रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग वो डिहाइड्रेटर मशीन लेते हैं। तो डिहाइड्रेटर मशीन अगर आते हैं तो डिहाइड्रेटर मशीन में सिर्फ पानी निकालने का काम होता है। और निकालने के बाद इन रोस्टिंग बहुत सारे प्रोडक्ट जो भी बहुत सारे स्पाइसेस है, वो रोस्ट क्यों करते थे पहले, वो पानी निकालने के लिए रोस्ट करते थे। तो पानी निकालने के लिए डिहाइड्रेटर मशीन यूज करेंगे, तो वो भी पानी निकालने का काम करता है। फिर आपको उससे फिर पाउडर बहुत बढ़िया क्वालिटी का पाउडर बनता है, जो आपका सुपीरियर, आपका जो मसाला आगे से बनेगा बहुत सुपीरियर क्वालिटी का मसाला बनता है उससे। करेक्ट। तो ये दो चॉइस है आपको, एक तो रोस्टिंग कर सकते हैं या आप डिहाइड्रेटर मशीन का यूज कर सकते हैं। हाँ, डिहाइड्रेटर मशीन का यूज करते हैं। करेक्ट। फिर ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ओके, फिर रोस्ट करने के बाद वैसे ही पैक करके भी बेच सकते हैं आप, जो होल स्पाइसेस आपके रहेंगे। सेकंड, आपको उसका फिर उसका आप ग्राइंड करके, वो जो रोस्ट आपने किया है उस या डिहाइड्रेट किया है, उसको ग्राइंड करके या पल्वराइज करके उसका पाउडर करना है आपको। वो पाउडर को भी ग्रेडिंग रहते हैं कि कुछ पाउडर रहते हैं वो थोड़े ग्रैन्युलर चाहिए रहते हैं, ओके, कोर्स चाहिए रहता है, कुछ एकदम फाइन पाउडर चाहिए रहता है। तो उस हिसाब से आपको ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग करके फिर आपको ब्लेंडिंग करना है। अगर कुछ रेसिपीज डेवलप करना है, जैसे पाव भाजी मसाला बनाना है, छोले मसाला बनाना है, तो उसके लिए फिर ब्लेंडिंग मशीन आते हैं। वो ब्लेंडिंग मशीन करने के बाद फिर आपको पैकिंग करना है। तो पैकिंग मशीन भी आपको स्ट्रिप पैकिंग करना है, तो वहाँ पे फॉर्म फिल सील मशीन आते हैं। या सिंगुलर पैकिंग करना है तो बैंड सीलिंग मशीन आते हैं। ऐसे अलग अलग पैकिंग मशीन भी आ जाते हैं उसमें। ओके, तो अभी मशीन्स का ब्रेकअप देखेंगे। तो मशीन इज रिक्वायर्ड, जैसे हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल सिफ्टर है, जो सीविंग का काम करता है। रोस्टर मशीन है। इम्पैक्ट पल्वराइजर आता है, ओके, जो क्रश करके उसको पाउडर करते हैं। फिर रिबन ब्लेंडर, मसाला मिक्सर आता है। स्पाइस मिक्सर, ग्राइंडिंग मशीन, हैमर मिल आते हैं, स्पाइस मिलिंग मशीन आते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल सीव शिफ्टर है। जब भी पाउडर करते हैं तो उसमें ग्रेडिंग किया जाता है, या उसका अपने को जो फाइनेस चाहिए वो फाइनेस के हिसाब से जितना फाइन चाहिए वो शिफ्टर से ये सीविंग मशीन अपने को मशीन में उतना फाइनेस मिल जाता है अपने को। तो उसका आप देखोगे तो स्क्रीनिंग चेम्बर रहता है उसमें। तो रिक्वायर्ड हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर का जो मशीन रहेगा, उसका कैपेसिटी पर आवर 100 to 150 kg पर आवर उसका कैपेसिटी रहता है। उसका प्राइस जो है वो 1,85,000 उसका प्राइस है विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ओके, तो वैसे उसका साइज भी, चेम्बर साइज उसका 30x48 है। तो स्क्रीनिंग चेम्बर 30x72 का रहेगा। उसमें 1.5 to 2 हॉर्स पावर का मशीन मोटर रहता है। और उसका जो कैपेसिटी है 200 to 250 पर आवर का कैपेसिटी है। उसका कॉस्ट है 2,60,000 उसका कॉस्ट है मशीन।
फिर नेक्स्ट है 30x96 का स्क्रीनिंग चेम्बर आता है, उसमें 3 to 5 हॉर्स पावर का मोटर आता है और उसका कैपेसिटी 300 to 400 kg पर आवर का है कैपेसिटी। उसका कॉस्ट है 3,65,000 उसका कॉस्ट है मशीनरी का। फिर 3/120 है, उसका कैपेसिटी हॉर्स पावर का 5 है, 5 हॉर्स पावर है। फिर उसका कैपेसिटी 500 to 600 है पर आवर का और उसका 4,60,000 उसका कॉस्ट है। फिर स्क्रीनिंग चेम्बर साइज 30/140 पर है, उसका हॉर्स पावर 5 to 7 पॉइंट हॉर्स पावर है। कैपेसिटी फॉर हॉर्स पावर 600 to 700 kg पर आ रहा है एंड इलेक्ट्रिकल उसका प्राइस उसका 6,45,000 कॉस्ट है। वैसे ही फिर सबसे बड़ा मशीन है 36/192, उसमें 12.5 to 15 हॉर्स पावर का कैपेसिटी आता है मोटर का और कैपेसिटी पर आवर 800 to 1000 kg पर आवर का कैपेसिटी है। वो 8,25,000 उसका मशीनरी का कॉस्ट आ जाता है। फिर नेक्स्ट है रोस्टिंग मशीन, रोस्टर मशीन है। आफ्टर क्लीनिंग द स्पाइसेस, ऑल स्पाइसेस लाइक क्यूमिन, कोरिएंडर और जो भी धना वगैरह जो है आपको रोस्ट करना है तो रोस्टिंग के लिए ऐसे मशीन आते हैं। मस्ट बी रोस्टेड विद सॉल्ट और अदर इंग्रेडिएंट्स। कुछ जन है वो थोड़ा ऑयल भी यूज करते हैं जब भी चिली रोस्ट करते समय, तो उससे फिर कलर रिटेन का काम हो जाता है। तो अदर इंग्रेडिएंट्स फॉर इंक्रीजिंग फ्रेग्रेंस, एरोमा एंड शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो उसका ड्रम साइज 25 लीटर, आउटपुट कैपेसिटी केजी पर आवर 5 to 10 kg पर आवर का आउटपुट कैपेसिटी है। मैक्सिमम बैच कैपेसिटी 5 kg, तो उसमें उसका कॉस्ट है 1,15,000 रोस्टर मशीन का। तो ये अलग अलग रोस्टिंग मशीन है। रोस्टिंग ड्रम साइज 25 लीटर, 50 लीटर्स, 100 लीटर्स, 200 लीटर्स, 400 लीटर्स एंड 1000 लीटर्स का रोस्टिंग ड्रम साइज रहता है। उसमें आउटपुट कैपेसिटी केजी पर आवर 5 to 10 kg पर आवर है। 50 लीटर्स के लिए 10 to 20 kg पर आवर, 100 लीटर्स के लिए 25 to 50 kg पर आवर है और फिर 200 kg वैसे भी 1000 kg का है। फिर मोटर पावर 0.25 से 1000 लीटर्स के लिए 5 हॉर्स पावर का मोटर आता है। हीटिंग सिस्टम 25 लीटर्स के लिए 4 किलोवाट है। वैसे जो 1000 लीटर्स का जो कैपेसिटी है जिसमें 250 kg हम लोग बैच का कैपेसिटी रहता है, उसमें 50 किलोवाट का पावर का कंजम्पशन रहता है। ओके, हीटिंग का कंजम्पशन रहता है उसका। फिर मशीन का साइज जो है 30x30x36 into 85 kg है उसका वजन। और मैक्सिमम का देखोगे 160x165/72 यानी 1500 kg का वो मशीन का वजन है। ओके, उसमें प्राइसिंग देखो दे कम से कम का है 25 लीटर्स का 1,15,000 है और मैक्सिमम जो है 1000 लीटर्स का 6,50,000 उसका मशीन का कॉस्ट है। फिर इम्पैक्ट पल्वराइजर, तो इसमें इम्पैक्ट जैसे हैमर मिल रहते हैं, जो छोटे छोटे हैमर्स रहते हैं वो हैमर से वो क्रश किया जाता है प्रोडक्ट को और अपने को जो साइज चाहिए वो साइज में। इसमें यूजुअली जो ग्रेनी टाइप प्रोडक्ट्स रहते हैं वो ज्यादा क्रश करके किए जाते हैं और लीफी टाइप जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें वो ब्लेड कटिंग में ज्यादा करके करते हैं। ओके, तो ये इम्पैक्ट पल्वराइजर रहता है। फिर हैमर मिल, ये भी हैमर मिल है। ऑल स्पाइसेस are passes through a wide feed hopper into a grinding chamber. The swinging hammer in the rotating motor crushes the motor into stationary liners before passing to a screen and a rotating hammer. तो ये इसके लिए यूज करते हैं, चिली मिर्ची के लिए, कोरिएंडर धना, टी एंड कॉफी के लिए, गरम मसाला एंड केमिकल्स के लिए यूज करते हैं। तो सॉल्ट के लिए भी यूज करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स, सीड टाइप जो प्रोडक्ट रहते हैं, पोल्ट्री फीड, चाट मसाला, मिनरल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए उसका पाउडर करने के लिए यूज करते हैं हैमर मिल। ओके, तो हैमर मिल का 12/6 का कैपेसिटी साइज का 5 हॉर्स पावर मोटर है। उसका 1440 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट रहता है, उसका रोटेशन पर मिनट मोटर का। और मशीन में 2800 to 3200 रोटेशन पर मिनट रहता है उसका। ओके, तो ये उसका मोटर का कैपेसिटी है। हायर साइड्स का देखोगे तो 30 to 40 हॉर्स पावर का और रोटेशन सेम चाहिए अपने को। ओके, मोटर में। तो वाइब्रो स्क्रीन है, स्क्रीनिंग। तो ये मशीन है,
रिबन ब्लेंडर, जब आपको ब्लेंड्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए 40 to 50 kg पर आवर का ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग मशीन है। ये पल्वराइजर मशीन है पाउडर करने के लिए। इसमें 7.5 हॉर्स पावर का मशीन आता है। आउटपुट कैपेसिटी 20 to 25 kg पर आवर। और उसका इलेक्ट्रिक बेस गैस बेस्ड रहेगा तो 2,39,39,000 उसका कॉस्ट है पल्वराइजर मशीन का। फिर स्पाइस मिलिंग मशीन है। आउटपुट कैपेसिटी 30 to 35 kg पर आवर है। उसका 81,000 रुपीज कॉस्ट है स्पाइस मिलिंग। ये स्पाइस ग्राइंडर भी है। इसमें जो चाली चेंज करोगे तो उस हिसाब से आपको फाइनेंस मिल जाता है। वो 3 हॉर्स पावर का जो मोटर आता है वो अराउंड 38,000 का मशीन आता है ग्राइंडिंग के लिए। फिर पैकिंग मशीन है, टर्मरिक चिली कोरिएंडर के लिए 200 ग्राम का पाउच का कैपेसिटी है। इसको फॉर्म फिल सील मशीन बोलते हैं, यानी स्ट्रिप फॉर्म में आपको पैकिंग करके मिल जाए। पैकिंग मटेरियल पॉलीप्रोपिलीन है। और 2,000 पैकेट्स पर आवर का कैपेसिटी। ऑगर फिलर एंड कप फिलर से फिलिंग किया जाता है प्रोडक्ट। ये हो गया मशीन्स के बारे में। और एक नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे। जस्ट 1 मिनट रुको। जस्ट 1 मिनट है, एक नया स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये जो स्लाइड है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू स्टार्ट अ मसाला या स्पाइस बिजनेस शुरू करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसमें ये बिजनेस शुरू करने के लिए अपने को एक तो डिसीजन लेना पड़ता है ये मसाला या स्पाइसेस बिजनेस में एंटर करने। अभी अभी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो बहुत जन को इंटरेस्ट आ जाएगा कि हमको भी ये बिजनेस में एंटर करना है। तो डिसीजन टू एंटर इनटू मसाला स्पाइस बिजनेस। फिर रॉ चॉइस क्या है अपने को। एक तो आपको रॉ स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये रॉ होल स्पाइसेस है, उसको क्लीन करो, उसको स्टेरिलाइज कर लो, और उसको या रोस्ट कर, कुछ जन रोस्ट करेंगे या डिहाइड्रेट करेंगे, उसमें जो भी मॉइस्चर रहेगा वो रिड्यूस करेंगे। मॉइस्चर रिड्यूस करके कितना मॉइस्चर लाना है, 8 to 10% मॉइस्चर मेंटेन करना है उसमें। उतना मेंटेन करके फिर पैकिंग करके खुद के ब्रांड से भी बेचेंगे, या बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग कंपनीज को वो होल स्पाइसेस बेच सकते हैं। करेक्ट, तो रॉ स्पाइसेस मैन्युफैक्चरिंग आपका हो जाएगा। फिर वही स्पाइसेस को आप प्रोसेस करके पाउडर करके, यानी 75 वैरायटीज इंडिया में है, वो 75 रॉ स्पाइसेस का आपका वैरायटी हो जाएगा। उसका पाउडर करोगे तो 75 ऑल पाउडर का प्रोडक्ट रेंज आपका बन जाएगा। बराबर। वही फिर ब्लेंड बनाओगे, फिर जैसे पाव भाजी है, छोले मसाला है, तो अभी जो कुछ कॉमन ब्लेंड्स रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने मालवनी मसाला बनाया, तो मालवनी मसाला कुछ जन क्या करते हैं, चिकन के लिए मसाला वही मसाला रहता है, बट चिकन मालवनी चिकन मसाला करके अलग से पैकिंग बनाते हैं। फिर मालवनी वो काला काला वटाना रहता है, उसका ग्रेवी के लिए वो ही मसाला यूज करते हैं। तो काला वटाना मसाला का पैकिंग करके वो एक अलग मसाला बनाते हैं। उसमें फिर फिश ग्रेवी के लिए वही मसाला यूज करते हैं। सेम मसाला रहता है बट फिश ग्रेवी के लिए वो पैकिंग करके दे देते हैं। करेक्ट। तो एक ही मसाला है, वो अलग अलग जो प्रोडक्ट में बना यूज करेंगे, तो अलग मसा अलग प्रोडक्ट के लिए अलग ही पैकिंग करके बेचेंगे। तो एक ही मसाला मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज करके बेचते हैं। तो 150 प्रोडक्ट्स पहले हो गए थे, प्लस ये ब्लेंड्स भी बना के आप और प्रोडक्ट रेंज आपका बढ़ जाए। करेक्ट। तो ये हो जाता है आपको। फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब वैल्यूएटेड जो ब्लेंड बनाओगे या पाउडर बनाओगे, तो ये सब आपके वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बन गए। रॉ स्पाइसेस से आपने वैल्यूएटेड प्रोडक्ट बनाया। फिर आपको
आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको फैक्ट्री सेटअप करना है। कुछ जन क्या करेंगे, दूसरे से लेंगे, अपनी तरह ब्लेंड बनाएंगे और पैकिंग करके बेचेंगे, या सिर्फ रीपैकिंग यूनिट सेटअप करेंगे, वो सेल करेंगे। क्योंकि इतने प्रोडक्ट है, 75 वैरायटीज है, तो सबके सब बहुत सारी कंपनीज है, सबके सब स्पाइसेस खुद नहीं प्रोसेस करते। कुछ स्पाइसेस वो आउटसोर्स करते हैं, बाहर देते हैं, और कुछ ही प्रोडक्ट रहते हैं वो खुद करते हैं। कुछ कंपनीज आप देखोगे तो एक प्रोडक्ट के लिए स्पेशलिस्ट रहते हैं, यानी वो चिली करोगे, मिर्ची करते हैं तो मिर्ची का ही प्रोडक्ट करते रहते हैं, और बहुत क्वांटिटी में मिर्ची कर देंगे। हल्दी करते हैं तो हल्दी का ही प्रोडक्शन करते रहते हैं, करेक्ट। तो कुछ कंपनीज वो एक ही प्रोडक्ट लेके उसके स्पेशलिटी रहते और अलग अलग कंपनीज को बेचते रहते हैं, करेक्ट। उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है एक ही प्रोडक्ट का। तो वैसे भी रह सकता है, या मल्टीपल प्रोडक्ट का भी आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। तो ये सब चॉइस है आपका। फिर कुछ जन क्या करते हैं, शॉप सेटअप करते हैं। तो शॉप में वो आप देखोगे कि पीछे के साइड पे वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और बाहर शॉप में भी सेल करेंगे, प्लस दूसरे शॉप में भी बेचेंगे, ओके, या ऑनलाइन भी बेचेंगे। तो वैसे भी कुछ कंपनीज करते हैं, तो वैसे भी आप कर सकते हो। या सिर्फ स्पाइस का एक्सपोर्ट्स का ही सिर्फ बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि स्पाइस तो रिक्वायरमेंट बहुत है वर्ल्ड ओवर। इंडिया इज द मेजर सप्लायर टू स्पाइस। अभी चाइना में भी बहुत सारे स्पाइसेस वो प्लांटेशन उन्होंने किए हैं, तो चाइना भी अभी धीरे धीरे स्पाइसेस में एंटर करने शुरू कर रहे हैं, करेक्ट। अभी वो आएंगे तो बहुत अपना मार्केट बहुत कम होने शुरू हो जाएगा फिर। इसलिए अभी से जोर अच्छा पकड़ के रखना चाहिए। फिर ट्रेडिंग, कुछ जन सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, इधर से लेके उधर सेल करना, सिर्फ ट्रेडिंग है। तो इतना अलग अलग चॉइसेस है आपको। या कुछ जन क्या करेंगे कि फ्रेंचाइजी खुद का स्पाइस का ही अच्छा सा ब्रांड करके वो शॉप को अच्छा डेकोरेट करेंगे और प्रेजेंटेबल करेंगे, और उसका फ्रेंचाइजी नेटवर्क खड़े करेंगे। एक ब्रांड का ही फ्रेंचाइजी नेटवर्क करेंगे, और इंडिया वो फ्रेंचाइजी शॉप्स खोलेंगे, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी वो स्पाइस ब्रांड का फ्रेंचाइजी करेंगे, करेक्ट। क्योंकि नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट है, लगते ही है स्पाइसेस, तो वो स्पाइसेस का आप फ्रेंचाइजी नेटवर्क भी खोल सकते हैं। फिर आपको ये जब भी डिसाइड करना है, ये बिजनेस में एंटर करना है, तो अपने को गोल सेट करना पड़ता है। तो गोल सेट में आपको 100 kg पर डे करना है, या 1000 kg पर डे का प्रोडक्शन करना है, 10 kg पर डे करना है। उस हिसाब से आपको आपको कितना रिटर्न्स, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और कितना रिटर्न्स का प्लान कर रहे हो, उस हिसाब से आपको गोल सेट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको गोल सेट करना है, उस हिसाब से आपको मशीनरीज लेने पड़े। आपको अगर 100 kg का दिन में प्रोडक्शन करना है, तो सजेस्टेड नॉर्मली कैसे करते हैं कि आपका फिर मशीनरी का कैपेसिटी, आपका गोल है 100 kg का, तो मशीनरी का नॉर्मली से कैपेसिटी क्या सजेस्ट करते हैं, इट शुड बी अराउंड 200 kg पर डे कैपेसिटी का मशीनरीज होना चाहिए, करेक्ट। तो 200 kg का यानी इसका मतलब क्या होता है, मशीनरी का 50% एफिशिएंसी में आपका पर्सनल टारगेट अचीव हो जाता है, इस मशीनरी के 50% एफिशिएंसी। और फिर आपका काम अच्छा हो गया, रिजल्ट आपको अच्छा आ रहा है, वही सेटअप में आप 4 टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। यानी आपका गोल जो है 100 kg का, वही मशीनरी में आप 200 kg प्रोडक्शन कर सकोगे। दिन रात काम होगा तो 400 किलो की भी प्रोडक्शन कर सकोगे। या जिनको 1000 kg करना है, तो 2000 kg का मशीनरी का कैपेसिटी लेते हो, तो 4 टाइम्स उसमें ग्रोथ कर सकते हो, करेक्ट। उस हिसाब से गोल सेट होने के बाद आपका मशीनरी का कैपेसिटी डिसाइड हो जाए। फिर मार्केट सर्वे करना है। जब भी जिनको नया शुरू करना है, तो नया शुरू करने के पहले मार्केट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो मार्केट सर्वे, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है, आप कंपनीज को देने वाले हो, या 5 स्टार होटल्स को देने वाले हो, या 3 स्टार होटल्स को सप्लाई करोगे, या 2 स्टार होटल्स को सप्लाई करोगे, या रोड साइड ढाबाज वालों को आपको सप्लाई करना है, या केटरर्स को आपको सप्लाई करना है, या रिसोर्ट्स को सप्लाई करना है, तो या शिपिंग इंडस्ट्री को सप्लाई करना है, या डिफेंस में आपको सप्लाई करना है। तो कस्टमर बेस बहुत बड़े और वॉल्यूम में परचेस करने वाले सब लोग हैं। या रेलवेज को आपको सप्लाई करना है, तो बहुत वॉल्यूम में कंज्यूमर्स है ये, तो उनको आपको सप्लाई करना है, तो उनके पास आपका सर्वे होना चाहिए। तो सर्वे अगर प्रॉपर करोगे, तो बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस आपके हाथ में कुछ ऑर्डर्स हो सकते हैं, और आपका रिस्क फैक्टर जो है बहुत कम हो सकता है, करेक्ट। वैसे फिर वो जो कस्टमर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, अगर 5 स्टार होटल्स को आपको सप्लाई करना है, तो वहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स रहेंगे, तो कॉम्पिटिटर्स का भी आपका सप्लाई सर्वे होना चाहिए। कॉम्पिटिटर आपको सप्लायर्स का भी सर्वे करना है। तो सप्लायर्स का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है,
ओके, कौन से स्टेट से आता है। ओके, प्लस आपको सप्लाईज आगे जब भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपका सप्लाईज जो है वो भी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल सप्लाई, उनसे आपको सर्टिफाइड रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, यानी अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना है। प्लस जो ट्रांसपोर्टर रहेगा तो ट्रांसपोर्टर का भी एफएसएसआई कंपलसरी है जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे, यानी आपके फैक्ट्री से जब भी वो कंटेनर में जाएगा तो कंटेनर में जो ट्रांसपोर्ट रहेगा उसका भी एफएसएसआई कंपलसरी है। करेक्ट। तो ये सब आपको फॉलो करना है। तो मार्केट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिफोर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। तो ये स्पाइसेस के लिए भी आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। तो मार्केट सर्वे करने के बाद आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट फाइनलाइज होने के बाद आपको कितना रिक्वायरमेंट, तो मशीन ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, क्योंकि स्पाइसेस में आप देखोगे कंप्लीट ऑटोमेटेड प्लांट भी हो सकता है, एक भी ह्यूमन का हैंड टच नहीं होगा। रॉ मटेरियल जैसे आता है वो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक पूरा कंप्लीट ऑटोमेटेड हो सकता है। ओके, पूरा पैकिंग तक वो पूरा ऑटोमेटेड हो सकता है। तो वैसे भी आप सेटअप कर सकते हो। तो आपको प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने के बाद आपको कौन से टाइप की मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक चाहिए या मैनुअल करना है या पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड आपको प्लांट सेटअप करना है, उस हिसाब से आपको फाइनलाइज करना है प्रोजेक्ट को। फिर आपको टाइप ऑफ कंपनी भी डिसाइड करना है, प्रोप्राइटरी कंपनी करना है, पार्टनरशिप करना है, प्राइवेट लिमिटेड करना है या एलएलपी करना है। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करना है तो स्पाइसेस इंडस्ट्री को भी लिस्टिंग करके आप वैसे बड़े लेवल पे भी कंपनी कम कर सकते हो। फिर डिसाइड नाम और बिजनेस का एड्रेस भी डिसाइड कर लो कहाँ से शुरू करना है आपको। फिर आपको जब भी आप लाइसेंस लेने जाओगे तो स्टेट लाइसेंस, सेंट्रल लाइसेंस लेते समय आपको ऐसे प्लान बनाना पड़ेगा। आपका मशीनरीज कौन सा कहाँ पे रहेगा, ड्रायर या रोस्टिंग कहाँ रहेगा, ओके, पैकिंग सेक्शन कहाँ रहेगा, स्टोरेज कहाँ पे रहेगा, वो सब आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। फिर ये यूजुअली स्पाइस फैक्ट्री में ये स्टेप्स रहते हैं, क्लीनिंग करना है रॉ मटेरियल आने के बाद, फिर ड्राइंग करना है या फिर रोस्टिंग करना है आपको, वो आपको चॉइस देखना है। फिर आपको फिर स्टेरिलाइज भी करना है, उसमें जो भी बैक्टीरिया रहेगा वो सब किल करना है आपको। फिर पल्वराइज करना है, ग्राइंडिंग करना है, फिर ग्रेडिंग करना है, अलग अलग साइज के पाउडर के साइज से उससे आपको ग्रेडिंग करना है। फिर सीविंग करना है, जितना फाइन पाउडर चाहिए वो फाइन पाउडर निकालने के लिए। फिर पैकिंग करना है या फिर आपको उसके कुछ ब्लेंड्स बनाने, तो ब्लेंड्स का एक पॉइंट और आ जाएगा उसमें। फिर पैकिंग करके उसको टेस्टिंग करना है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, फिर उसका शेल्फ लाइफ कितना है, ओके, वो सब टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करके फिर पैकिंग करके आपको सेल करना है प्रोडक्ट। तो ये सब एक्टिविटीज एक प्लांट में चलने वाली। तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन, खुद का ब्रांड से आप बेचोगे तो ये साइट के ऊपर आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना है। ये साइट www.ipindia.gov.in, आईपी स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया.gov.in के ऊपर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो वो आप रजिस्टर करोगे तो ब्रांड, आपके ब्रांड से आप ऑल ओवर इंडिया बेच सकोगे। ओके, फिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी आपको इम्पोर्टेंट है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करोगे तो एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। वो उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट जीओवी डॉट इन, वो साइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है। वो नॉर्मली फ्री रहता है। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो का डेफिनेशन ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन आपका 1 करोड़ तक है तो आपका माइक्रो में आएगा, या आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो भी आप माइक्रो में रहोगे। तो माइक्रो वालों को मैक्सिमम सब्सिडीज वगैरह मिलती है, बेनिफिट मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है फूड लाइसेंस आपको लेना है। तो इस साइट पे जाना है आपको www.foscos.fssi.gov.in। तो इस साइट पे जाके आपको 3 चॉइस मिलते हैं। आपको फॉर्म ए का चॉइस है जिसमें बिलो 12 का आपका बिजनेस रहेगा, तो आपको फॉर्म ए लेना है जो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। स्टेट लाइसेंस के लिए आपको 12 to 20 करोड़ का आपका लाइसेंस नंबर रहेगा और सेंट्रल लाइसेंस 20 करोड़ एंड अबो का आपका रहेगा। करेक्ट। तो ये चॉइस है आपको। और फॉर्म ए जिनको घर से करना है तो फॉर्म में आप अप टू बिलो 12 का आप कर सकते हो। और स्टेट लाइसेंस के लिए और सेंट्रल लाइसेंस के लिए प्रॉपर इंडस्ट्रियल गाला आवश्यक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में ये सब इंफॉर्मेशन रहता है जब भी आप लाइसेंस नंबर लेते हो। तो फर्स्ट डिजिट जो रहता है नॉर्मली वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी 12 लाख के अंदर का बिजनेस है वो समझ में आता है, या आपका 12 to 20 स्टेट लाइसेंस है, या आपका सेंट्रल लाइसेंस है 20 करोड़ का अबो का बिजनेस है, वो समझ में आता है। पर अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल लाइसेंस कंपलसरी। ओके, तो एक्सपोर्ट के लिए फिर टर्नओवर फिर कितना भी होने दो आपका,
तो सेंट्रल लाइसेंस कंपलसरी एक्सपोर्ट के लिए। आगे का 2 डिजिट है वो कौन से स्टेट में आपने लाइसेंस लिया वो आता है। फिर आगे के 2 डिजिट है, 19 नंबर इधर दिया है। अभी हम लोग 1924 में है तो यहाँ पे 24 नंबर आ जाएगा। वैसे ही फिर कौन से डिपार्टमेंट ने और लाइसेंस दिया है, कौन से ऑफिस ने, ऑफिस का नंबर आता है। और आगे के 6 डिजिट है वो सीरियल नंबर है। ओके, वो सीरियल नंबर जैसे आप एप्लीकेशन नया देते हैं वो सीरियल नंबर बढ़ते जा, वो सब FSSAI लाइसेंस में वो नंबर सब आ जाते हैं। फिर एक्सपोर्ट करना है तो ये साइट के ऊपर जाके आपको IEC कोड लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड DGFT www.dgft.gov.in, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। और आपको एक्सपोर्ट करना है तो indianspices.com, ओके, स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ता है आपको। फिर बारकोड, पैकिंग के ऊपर बारकोड लाने के लिए आपको इस साइट के ऊपर आपको बारकोड लेना है www.gs1india.org। तो इंडिया के लिए कंपलसरी नहीं है बट एक्सपोर्ट करते समय आपको बारकोड कंपलसरी है। फिर लेबल डिजाइन करते समय ये सब पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन चार्ट आपको कंपलसरी है। फिर बेस्ट बिफोर एक्सपायरी डेट आपका कौन सा है वो देना कंपलसरी है। फिर आपके प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज किए वो देना कंपलसरी है। मैन्युफैक्चर्ड बाय आपका है तो मैन्युफैक्चर्ड बाय आपका कंपनी का नाम, पूरा एड्रेस और आपका वो कंपलसरी। फिर कस्टमर केयर में आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल आईडी कंपलसरी है। ओके, तो FSSAI लाइसेंस नंबर प्रिंट करना कंपलसरी। बारकोड चॉइस है आपको, इंडिया में डीमार्ट में सप्लाई करना है या फिर आपको कुछ ऑर्गेनाइज रिटेल से नेटवर्क रहता है वहां पे सेल करना है तो वहां पे वो बारकोड के बिना नहीं लेते हैं, बट एक्सपोर्ट करते समय वो कंपलसरी। फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपलसरी है, बैच नंबर देना कंपलसरी है, MRP देना कंपलसरी है और नेट क्वांटिटी वो भी राउंड फिगर में देना कंपलसरी। ये सब लेबल डिजाइन करते समय आपको ये सब पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। ओके, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना है। फिर मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन के ऊपर आप जेम्स के थ्रू गवर्नमेंट को सप्लायर बन सकते हो। ओके, फिर गवर्नमेंट के फाइनेंस के थ्रू ये सब स्कीम में से आपको फाइनेंस करने में जो डिटेल में आपको ये आगे सेशंस रहेंगे, करेक्ट ना सर? यस यस यस। तो आपको लॉन्चिंग डेट डिसाइड करो और आपका बिजनेस फाइनलाइज करो। ओके, सब क्वेश्चन आंसर लेते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल। यस मेरे ख्याल से धनंजय सोनी ने कुछ अपना हैंड रेज किया है। आपका ये नमस्कार सर, नमस्कार। 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 आपने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस को इतने सरल ढंग से बनाया कि ऐसा लग रहा है कि इतना पोटेंशियल बिजनेस अपन ने जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेजेंटेशन दिया। सर मेरा दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि जो जो टेस्ट अपने को प्रोडक्ट बनाने में लाना है तो वो अपने को कहीं हायर करना पड़ेगा कि वो इनबिल्ट अपने को R&D सेक्शन करना पड़ेगा? पहला सवाल। वेरी दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल सवाल दूसरा सवाल, ये जितने भी फॉरेन कंटेंट ऐड होके जो एक्सपोर्ट के लिए बाधा जाती है वो लेबोरेटरी टेस्टिंग अपने को खुद की करना है या वो हायर बेस पे अवेलेबल है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको जो प्रोडक्ट है ना, जो रॉ मटेरियल अभी एक्सपोर्ट का आपने बताया, तो एक्सपोर्ट के लिए आप जो भी रॉ मटेरियल लेते हो तो हर एक रॉ मटेरियल को सर्टिफाइड रॉ मटेरियल आपको लेना पड़ता है, क्वालिटी सर्टिफाइड। तो पार्टी जो है उसको आपको क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का ही है, करेक्ट। तो वो आप यूज करोगे तो आपका एंड प्रोडक्ट भी अच्छा निकलने वाला है। जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे ना तो आपको और एक कंडीशन, जो स्पाइस बोर्ड के थ्रू आप एक्सपोर्ट करोगे तो उनका और एक कंडीशन आ गया है, तो आपको ISO या HACCP आपको लेना पड़ता है। तो HACCP क्या है कि हैजर्डस एप्लीकेशन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो जो भी रॉ मटेरियल आता है हर एक रॉ मटेरियल के ऊपर आपको क्वालिटी टेस्टिंग करना पड़ता है आपकी फैक्ट्री में, करेक्ट। तो वो अभी बहुत सेंसिटिव हो गया है और बहुत जगह अपना रिजेक्ट, इवन नेपाल जैसा कंट्री भी अपना प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये बहुत अभी सेंसिटिव इशू हो गया है और स्पाइस बीट वो ये बहुत एग्रेसिव हो गया, इसलिए अपने पास जो भी रॉ मटेरियल आता है हर एक रॉ मटेरियल को क्वालिटी टेस्टिंग करना पड़ता है। उसमें बैक्टीरियल दो मेजर चीज टेस्ट करने, एक तो बैक्टीरियल काउंट क्या है उसमें, प्लस उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ओके, प्लस एक्सटर्नल अगर पेस्टिसाइड वगैरह है तो कितना है वो भी चेक करना है। अभी इसके लिए मशीन आते हैं, तो आप अगर बाहर देते जाओगे तो बाहर में कॉस्टिंग बहुत रहते हैं। इनिशियली वो चल जाता था बट अभी क्या है ना, बहुत कॉन्शियस हो गए, तो अपने पास फिर आपको लेबोरेटरी सेटअप करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट करते समय।
या बड़े क्वांटिटी पे जब आप प्रोडक्शन करोगे तभी आपको खुद के लैब सेटअप करनी पड़ेगी। अभी उसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्कीम निकाला है, जेड करके स्कीम है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट करके स्कीम है। उसमें आपको एक कमिटमेंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि आपके फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो जीरो डिफेक्ट यानी क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, वो कमिटमेंट आपको देना है। तो उसमें जो लेबोरेटरी सेटअप के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे आपको, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली रहते हैं जो लेबोरेटरी जो सेटअप करने के लिए, बहुत टाइम अपने मशीनरी से भी वो कॉस्टली हो जाते हैं, करेक्ट। तो इक्विपमेंट सेटअप करने के लिए अपने को गवर्नमेंट अपने को 75% सब्सिडी देती है वो लैब इक्विपमेंट सेटअप करने के लिए। सिर्फ वो लैब सेटअप जब भी करोगे तो आपको एक केमिस्ट बीएससी केमिस्ट्री का आदमी लगेगा जो प्रॉपर टेस्टिंग कर सकेगा, करेक्ट। प्लस आप खुद का ब्रांड जब भी करोगे तो पहले कैसे एक साल में आपको रिपोर्ट लेना पड़ता था, बट अभी क्या है एवरी 6 मंथ आपको रिपोर्ट लेना, यानी किसी ने चैलेंज किया तो आपको लेटेस्ट रिपोर्ट लास्ट 6 मंथ्स का अंदर का ही रिपोर्ट आपको चाहिए क्वालिटी टेस्टिंग का, जिसमें शेल्फ लाइफ और आपका न्यूट्रिशन वैल्यू प्लस उसमें मॉइस्चर कंटेंट और उसमें कुछ बैक्टीरियल काउंट है कि नहीं वो टेस्टिंग आपको रिपोर्ट चाहिए। एक्सपोर्ट करते समय वो जो पेस्टिसाइड का काउंट भी आपको चेक करना है। क्लियर सर आपका क्वेश्चन? यस यस यस। और टेस्ट क्या सर? हाँ हाँ बोलो। टेस्ट अपने को जैसा अलग अलग टेस्ट का जो फ्लेवर वाला मसाला बनाना है, तो हाँ उसके लिए भी कोई एजेंसी होंगी कि आपके मुताबिक टेस्ट टेस्टिंग का फार्मूला सेट करके देने वाली? फॉर्मूलाज का जो है ना सर, अपना उद्योग वर्धन का प्रोग्राम रहता है वहां पे वो फॉर्मूलाज डेवलप किए हुए फॉर्मूलाज आपको मिलते हैं, ओके। ओके। वो एक है, या फिर आपको कोई एक्सपर्ट लगेगा जो आपको डेवलप करके देगा वो रेसिपीज। हाँ, अच्छा प्लस वो सर। टेस्टिंग फाइनल बनने के बाद जो टेस्टिंग है ना वो आपके आप साथ में आपको किसी को टंग टेस्टर और डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा कोई ओके। मशीन नहीं है कि वो टेस्ट करके देगा कि ये टेस्ट सेम आ गया, क्योंकि हाँ टेस्ट हाँ। में वेरिएशन बहुत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो टी टी मसाला बनाती है, टी मसाला में वो जिंजर का पाउडर यूज करती है। तो बीच में क्या हुआ उसने ना वो महाराष्ट्र बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है। उसने बीच में वो बैंगलोर का जिंजर लिया था, पहले वो लेती थी वो सातारा साइड का जिंजर लेके पाउडर उसका बना के यूज करती थी। तो उसके कस्टमर जो है ना फिक्स है, वो 4,000 रुपए किलो से बेचती हो, तो उसका कस्टमर फिक्स है, वो रेगुलर बायर्स है उसके। तो बीच में उसने ना वो बैंगलोर के जिंजर लेके उसको बहुत कंप्लेंट्स आने लगे कि आपका अभी टेस्ट बिगड़ गया, पहले जो मिलता था वो नहीं मिल रहा है। तो उसने जब रिसर्च किया वो क्यों हो गया, तभी उसको समझ में आया कि वो सातारा का जिंजर चेंज करके वो बैंगलोर का जिंजर उसने लिया। जिंजर ही है क्योंकि स्टेट बट लैंड का स्टेट प्रॉपर्टीज भी उसमें आ जाता है ना, तो टेस्ट में अपने यहाँ वेरिएशन आ स्टेट जाता आप इंडिया में स्टेट वाइज टेस्ट चेंज होता है। है, टेस्ट चेंज मैंने ये होता सवाल इसलिए इसलिए पूछा कि खाद्य खाऊ जो अहमदाबाद में एग्जीबिशन होता है, है। वो Correct. एग्जीबिशन में मैं गया था। तो उसमें आइसक्रीम और कुल्फी के लिए एक खोजा बंदा था मुंबई का, जिसका बहुत बड़ा एग्जीबिशन स्टॉल था। वो आपको खूब बोलता था कि आपको जो टेस्ट होना लिख के दो, हम आपको फॉर्मूला बना के देंगे। ओके म्हणजे पहले पेरू का लेके स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का लेके उसमें करेक्ट करेक्ट। बादाम रोस्ट, ये जो फ्लेवर चलते थे। इसलिए सर कम टू द पॉइंट, तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि ये जैसा टेस्ट हो गया और ये हो गया, और इंडिया में जो अपन देख रहे हैं हर प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करते समय लोग एफर्ट्स लगाते, और इंडिया में माल बेचते समय लोग वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते। तो ये सिनारियो है क्या? इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ना, ज्यादा डिफरेंस आती है कि लोगों का इंडिया में बेचने का तरीका ही इंडिया में कचरा बेचो और अच्छा माल फॉरेन बेचो। भी एटीट्यूड मैनेजमेंट का एटीट्यूड ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लोगों का भी एटीट्यूड कैसा चलता है, जो एटीट्यूड है ना वो बहुत प्रॉब्लम देता है। अभी जो जो कंपनी, में ब्रांड नेम नहीं लेता हूँ, जो कंपनी का यूएस में एक्सपोर्ट बीच में देखा होगा आपने 3-4 महीने पहले, उनका एंटायर लॉट ना मसाला का लॉट है, रेप्यूटेड ब्रांड है, पूरा एंटायर लॉट रिजेक्ट हो गया। उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो प्रोडक्ट हमने बनाए थे वो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाए थे, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर उसने एक्सपोर्ट कर दिया, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यानी उधर जाके सभी रिजेक्ट हो गए, सब पैकेट्स रिजेक्ट हो गए उनके। तो उधर के लिए यानी इंडिया के लिए उन्होंने अलग क्वालिटी बनाया, तो रॉन्ग एटीट्यूड है ना। तो रेप्यूटेड ब्रांड है, क्रॉस में टर्नओवर करते हैं, तो ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। प्लस हम लोग भी कैसे ना कि चल जाते हैं, हम लोग सब बचाने के लिए रेडी रहते हैं, करेक्ट। तो तो सर आने वाले समय में गवर्नमेंट इंडिया भी जो क्वालिटी के ऊपर अंकुश लाना चाह रही है,
तो अपने इधर भी ये जितने भी नए बिजनेसमैन हैं उनको भी ये मालूम रहना चाहिए कि अपने को एक्सपोर्ट क्वालिटी का ही माल बना के इंडिया में बेचना है, ताकि Correct. आने वाला समय बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में आप भी दुप्पल का माल नहीं बेच सकते। तो यू हैव टू स्टार्ट वेरी केयरफुली एंड वेरी अपडेटेड यूनिट। करेक्ट। अभी ना जो एडल्ट्रेशन करते हैं ना स्पाइसेस में, तो बहुत एडल्ट्रेशन होता है। एक्सपोर्ट इतना ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना, एडल्ट्रेशन बहुत करते हैं। जैसे आप देखोगे चिली पाउडर में वो ब्रिक पाउडर यूज करते हैं, हाईली डेंजरस है। और वो पकड़े जाते हैं, एंटर कंटेनर का कंटेनर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत, यानी क्या है ना, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये सब किया जाता है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए। और लॉन्ग टर्म में बहुत, और इंडिया का नाम भी खराब होता है, वो पार्टी भी नॉन एग्जिस्टिंग हो जाती है। तो रॉन्ग प्रैक्टिसेस चल रहा है स्पाइस इंडस्ट्री में। बट अभी का जनरेशन देखोगे ना, बहुत कॉन्शियस है, कि क्वालिटी कॉन्शियस भी है। तो एक बार उनको समझ में आया तो नहीं लेते हैं। तो और ऑर्गेनिक का ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होना है। अभी आगे का थोड़ा थोड़ा लोग अवेयरनेस हो गए, और लॉकडाउन की वजह से वो ज्यादा एडवांटेज हो गया। पीपल आर कॉन्शियस ना, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट, कॉमन मैन भी ना अभी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रीफर कर रहे हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, केमिकल नहीं है। वो अभी एजुकेटेड हो गए हैं लोगों को, उससे आगे का जनरेशन भी। और इवन स्कूल में भी देखोगे बच्चे लोग भी अभी क्वालिटी कॉन्शियस हो गए। करेक्ट। तो एडवांटेज है, बट वो सब पूरा इतना साल का जो आदत है ना, वो चेंज करने को थोड़ा टाइम जाएगा। बट हम बहुत लोग जो बहुत सेट करेंगे वो अच्छा मैं क्वालिटी का होना चाहिए। सर, बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया। आखिरी सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी बिटवीन स्पाइसेस बिजनेस? प्रॉफिटेबिलिटी मोटा मोटा इसमें क्या बनता है? आप B2B करोगे ना, B2B रॉ हाँ। स्पाइसेस पाउडर या उसमें 10 to 15 प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और आप ओके ब्रांड करके करने जाओगे तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलता ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक ठीक है सर, और अभी और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या आप लिस्ट बताओगे कि कौन सा मसाला किस एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बताना है उनको, ऐसा कुछ है? है। सर है ऐसा कि चार्ट बनाया नहीं अभी तक। जैसे हम हाँ लोग बनाएंगे ना, आपको शेयर करते हैं सर। हाँ। हाँ, एरिया और स्पेसिफिक वो चार्ट नहीं बनाया सर। और है पेरी पेरी टैंगी टोमेटो क्रीम एंड ओनियन, ये मसाला चिप्स ड्रेन्स फॉक्सनट को स्प्रिंकल करने के लिए यूज करते हैं। मसाला मेकिंग का फिक्स फॉर्मूला है क्या? ये रेडीमेड कहाँ मिलेगा? सर अपना जो स्पाइस मसाला रहता है ना, यस उसमें यस। स्पाइस के कोर्स में रहता है। मेरे ख्याल से वो कोर्स करिए आप, वो कोर्स में आपको ये सब मिल जाएगा। ओके, और कुछ ऐसा सवाल है कि 200 टन, एक मिनट कुछ, 200 केजी पर आवर। हाँ 200 केजी पर आवर का मशीन का क्या प्राइस हो सकता है? वो मैंने शेयर किया ना, वो सेकंड स्लाइड शेयर किया था ना, उसमें मशीन के कॉस्टिंग है, देखो। हम्म। तो आपको प्रेजेंटेशन जो हुआ है ना, वो आपको मिल जाएगा। उसमें सब मशीनरी की कॉस्टिंग ही है उसका। शिरीष लोया जी का एक सवाल है, जैसे आपने कहा रोस्टिंग के लिए डिहाइड्रेशन या अल्टरनेट प्रोसेस हो सकते हैं क्या? क्या डिहाइड्रेशन करके? अभी तो नया सेटअप आ रहा है ना सर, वो हाँ, इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग डिहाइड्रेट रख, सिर्फ कुछ मसाला रहता है ना, जैसे काला मसाला है। ओके, उसमें रोस्ट करते करते वो उसको ब्लैक कलर आता है, उसमें लाते हैं और फिर उसका मसाला बना। तो कुछ रेसिपी है उसमें रोस्ट करना ही आवश्यक है। बट बहुत जगह बहुत सारे मसाला जो है, वो अभी इवन टाटा जैसे कंपनी का आप देखोगे ना, तो उन्होंने डिहाइड्रेट करके फिर पाउडर करने शुरू किए, क्योंकि मॉइस्चर ही निकालना है। तो पहले रोस्ट करके मॉइस्चर निकालते थे। वो बोर्ड रोस्टिंग में वो क्या प्रॉब्लम आता है, जो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, क्योंकि कर पाते हैं, क्योंकि वो गैस बेस्ड रहते हैं। तो गैस बेस्ड रहने से और प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोलिंग नहीं होने से उसका एसेंशियल ऑयल निकल जाता है। और एसेंशियल ऑयल निकल जाने के बाद वो टेस्ट निकल जाता है। इसलिए आप देखोगे ना, अभी एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पाइस में निकल रहा है। वो स्पाइस ऑयल्स का बिजनेस निकल रहा है, यानी चिली है, चिली का ऑयल, हल्दी है, हल्दी का ऑयल निकल, और उसका अभी डिमांड बढ़ते जा रहा है एक्सपोर्ट में स्पेशली। और लोग ओलियो पाउडर स्पाइस के बदले ऑयल स्पाइस यूज करने शुरू कर रहे ओलियो रेजिन। हैं। फ्यूचर का बिजनेस बोल रहे हो, ओलियो रेजिन्स का। ओलियो रेजिन। यस, स्वाति ने मेरे ख्याल से हैंड रेज किया है। स्वाति, आप जरा अनम्यूट करके पूछिए। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। आपका म्यूट हो गया। हम्म। आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे आ रहे। जी।
जय श्री कृष्णा। एक्चुअली काफी अच्छा इंफॉर्मेशन सर से हमें मिला है। मैं ऑलरेडी स्पाइसेस में काम करती हूँ, बट मैं ये घर से स्टार्ट किया था लॉकडाउन के पीरियड में सर। 3 प्रोडक्ट्स से मैंने स्टार्ट किया। राइट नाउ आई हैव 20 प्रोडक्ट्स। Very nice. बट मैंने हाँ जी, घर में एक्चुअली पेशेंट रहने के कारण मैं ज्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। आपने इतनी सारी मशीन सर हमको बताई है, बट जैसे हम लोग अभी जैसे हमने घर से स्टार्ट किया है और आपने इसमें बताया कि ग्राइंडिंग एंड ऑल दैट थिंग, हम लोग वो सारी चीजें करते हैं। बट जो क्लीनिंग का आपने बताया, तो उसको हम लोग घर से किस तरह से करना चाहिए फिर? अभी क्लीनिंग के मशीन्स आते हैं, अभी घर से करते तो मैन्युअली क्लीन करना है आपको, राइट। बराबर। तो मैन्युअली वो डस्टर्स आते हैं, स्पाइस डस्टर्स आते हैं, स्पाइसेस क्लीन करने के लिए, तो उससे आप क्लीन ओके। कर सकते हो, यानी डस्ट यानी बाहर का ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल निकालने के लिए। सेकंड, छोटे स्टेरिलाइजेशन मशीन आते हैं, ओके, पल्स अच्छा। यूवी स्टेरिलाइजेशन मशीन आते हैं, तो उसमें से स्टेरिलाइज करोगे ना, तो बहुत हाँ। सारे बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया रहते हैं ना, यानी 99-100% वो बैक्टीरिया सब किल हो जाते हैं। ओके। हाँ, जो भी ओके। मेनली क्या होता है ना, अपना इंडियन जो प्रोडक्ट रहता है ना, जो एक्सपोर्ट जब भी करते हैं, उसमें ना जी। इकोलाई जैसा बैक्टीरिया मिल जाता है। वो इकोलाई राइट। बैक्टीरिया इतना डेंजरस है ना कि 115 टेम्परेचर में विस्टैंड करते हैं, प्लस वो बर्फ ओके। में भी जिंदा रहते हैं। एंड वो जो बैक्टीरिया है मेनली रॉन्ग हाइजीन प्रैक्टिस से ही आते हैं। वर्कर जो टॉयलेट को जाते हैं एंड बिना हैंड क्लीन करे काम पे बैठ जाते हैं, वहां से वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। फिर बर्फ भी देखेंगे ना, गोला वाला रहता है, जी। वो गटर के ऊपर ही उसका गोला बर्फ रहता है, तो उधर से वो बैक्टीरिया जाते हैं उसमें। तो बर्फ में भी वो जिंदा रहता है, 100 यानी बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है ना, जो स्पाइस जो जी। ग्रेवी में यूज करेंगे, तो 100 टेम्परेचर रहता है बॉइलिंग का। तो बैक्टीरिया का 115 तक विस्टैंड करने का कैपेसिटी रहता है, तो बैक्टीरिया मारना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो यूरिन स्टेरिलाइजेशन मशीन में किल हो जाता है, तो स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी या स्मॉल पैकिंग के मशीन्स भी पहले आती हैं सर? एक बार सॉरी। पाउडर करना, छोटे मशीन भी आते हैं उसमें, वो पाउडर ओके। करने के पहले आप स्टेरिलाइज कर रहे होगे ना, जो भी ब्लेंड किया आपने या जो भी पाउडर्स कर रहे हो, तो आपका जी। शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, फाइन। थैंक यू सो मच सर। और सेकंड पॉइंट, आपको मॉइस्चर कंटेंट 8 to 10% मेंटेन करो, तो आपको शेल्फ लाइफ भी अच्छा मिलेगा। फिर पैकिंग रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। 8 to 10%। ओके सर, थैंक यू एक सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल है शिरीष जी लोया का, इज ओजोनेटिंग प्रोसेस इज गुड इनफ टू निगेट पेस्टिसाइड इफेक्ट? हाँ, ओजोनेटिंग में इतना पेस्टिसाइड नहीं निकलता है, जो भी रॉ स्पाइसेस रहते हैं ना, वेट स्पाइसेस रहते हैं, तभी एक प्रोसेस करते हैं कि वो पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, हाफ टू 1 मिनट ओनली। तो पोटेशियम परमैंगनेट तो बैक्टीरियल किलिंग का काम करते हैं, प्लस वो पेस्टिसाइड निकालने का भी काम करते हैं, ओके। तो ओजोनाइजेशन में अभी तक वो फुल प्रूफ नहीं हुआ है, कुछ इसमें वो रहते हैं, बट पोटेशियम परमैंगनेट से कुछ कंपनीज को अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है। मेरे ख्याल से एक अभिजीत जी का सवाल है, स्पाइस का कौन सा कोर्स होता है, उसके बारे में अभी 2 मिनट में आपको जानकारी देते हैं। उसके पहले किसी का कुछ और सवाल है? कोई हैंड रेज किए हैं? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई अगर क्वेश्चन नहीं तो फिर हम रोहित, आप लोग जरा दे, कैन यू जस्ट शो आवर कोर्स डिटेल्स? Yes, sir. Okay. So, उद्योग वर्धिनी का स्पाइस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन इस कोर्स की होने वाली है 2 वीक्स। इसमें फर्स्ट वीक जो होगा वो पूरी तरह से एक्सपर्ट सेशंस होंगे देसाई सर के, जो आज हमारे साथ जिन्होंने हमको गाइडेंस दिया है इस सब्जेक्ट पे। सो फर्स्ट वीक 7 सेशंस होने वाले हैं। सो 7 सेशंस देसाई सर लेंगे। अभी हम सिलेबस डीप में देखते हैं। जैसे कि वीक फर्स्ट का जो डे 1 होने वाला है, उसमें एक स्पाइस इंडस्ट्री का ओवरव्यू होने वाला है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस कहाँ कहाँ मिलते हैं स्पाइसेस, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर उनकी टेस्टिंग मेथड्स क्या होती है, और स्पाइस क्वालिटी के लिए नॉर्म्स क्या होती है, इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद डे 2 में स्पाइस यूनिट सेटअप और मशीनरी के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अभी इस सेशन में हमने 2-3 मशीनरीज के बारे में जानकारी दी। तो डे 2 में हमको पूरी डिटेल में, मतलब क्लीनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक, कौन कौन सी अलग अलग मशीनरी इंडस्ट्रियल लेवल पे
करना चाहते हो या फिर होम लेवल पे करना चाहते हो, तो दोनों लेवल के लिए अलग अलग मशीनरीज के बारे में हमको जानकारी दी जाएगी। प्रोजेक्ट सिलेक्शन मतलब अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे करना हो तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी टाइप की मशीनरीज लगती है, वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन स्पाइस प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मशीनरीज यूज्ड इन फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है। जैसा कि सर ने अभी कहा कि कई स्पाइसेस कंपनीज ऐसी है जिनका करोड़ों में टर्नओवर है, तो उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में कौन सी टाइप की मशीनरीज यूज होती है। फिर क्वालिटी कंट्रोल, जो कि फूड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल कैसे उसका प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रहता है। फिर डे 3 से हमारे प्रैक्टिकल शुरू होंगे। जैसा कि सर ने कहा कि अभी अलग अलग स्पाइस ब्लेंड्स होते हैं, जैसे कि कुछ पॉपुलर स्पाइस ब्लेंड होते हैं कि चाट मसाला, पानीपुरी मसाला, पाव भाजी मसाला, टी मसाला, बिरयानी मसाला। सो डे 3 से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। सो पाव भाजी मसाला, बिरयानी मसाला, टी मसाला, दाबेली मसाला, ये कैसे मिक्स करके इसका क्या परसेंटेज होता है, इसके बारे में प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। उसके बाद डे 4 में भी प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे। डे 4 में आपको सिखाया जाएगा कि मिल्क मसाला, मालवणी मसाला, गोड़ा मसाला, चाट मसाला कैसे सिखाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। डे 5 में किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, सांबार मसाला, पंजाबी छोले मसाला। फिर डे 6 में आता है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड पैकिंग नॉर्म्स। एक बार आपके सेशंस हो गए कि मसाले के बेंड्स कैसे तैयार करते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसकी कॉस्टिंग कैसे डिसाइड करते हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि B2B बिजनेस अगर होने वाला है तो 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर आप B2C करने वाले हो तो 40 to 50% भी प्रॉफिट मार्जिन जा सकता है। सो इसके लिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया जाएगा। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, तो पैकेज कैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज डिज़ाइनिंग में पिछली साइड पे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब मेंशन करना पड़ता है, वो सारे नॉर्म्स होते हैं, तो वो कैसे फुलफिल करते हैं, इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद डे 7 में देसाई सर हमको सिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू स्टार्ट अ मसाला बिजनेस। अगर आपको मसाला बिजनेस शुरू करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको कौन से कदम लेने चाहिए, इस ऊपर ये सेशन पूरा होने वाला है। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे, जैसे कि मार्केटिंग, कॉस्टिंग कैसे करनी है, कौन कौन से लाइसेंसेस आपको लेने जरूरी है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कौन कौन सी स्कीम्स दी जाएंगी जिससे बिजनेस खड़ा करने में आपको आसानी होगी। उसके बाद सेकंड वीक जो होने वाला है वो हमारा स्पेशलिटी बिजनेस वीक होने वाला है, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको अलग अलग सेक्टर मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट सेशन जो होने वाला है वो हमारे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर अनिरुद्ध सूर्यवंशी सर का होने वाला है। सो आप आपके साथ शेयर करेंगे कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग सही तरीके से करने का इम्पोर्टेंस क्या होता है, उससे ब्रांड बनाने के लिए क्या मदद होती है, और मार्केटिंग अच्छी तरीके से सही तरीके से कैसे करनी चाहिए। उसके बाद मिस्टर सतीश देशमुख सर, जो कि फूड सेफ्टी के एक्सपर्ट है, वो लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंसेस फॉर फूड इंडस्ट्री, FSSAI रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, इन सब के बारे में नॉलेज देने वाले हैं। उसके बाद मिस्टर आदित्य माहेश्वरी सर, वो बिजनेस प्लान कैसे प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, और फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स और सब्सिडी स्कीम्स है उन सब के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद जैसे कि हम जानते हैं कि स्पाइस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसके लिए हमने बिजनेस वीक में एक स्पेशल सेशन रखा है मिस्टर शुभम राव सर का, जो खुद एक प्रोफेशनल एक्सपोर्टर है। सो वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेसिफिकली स्पाइस प्रोडक्ट्स के बारे में हमको नॉलेज देने वाले हैं। इसमें बायर्स कैसे फाइंड आउट करें, राइट मार्केट कैसे चुने, इन सब के बारे में भी वो हमारे साथ नॉलेज शेयर करेंगे। इसके बाद आता है मिस्टर वीरेंद्र त्रिपाठी सर, जो हमको रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करें इसके बारे में नॉलेज देने वाले हैं। और लास्ट जो बिजनेस वीक का सेशन होने वाला है वो उद्योग वर्धिनी के फाउंडर श्री सुनील चांडक सर का होने वाला है, जिसमें वो हमको नॉलेज देंगे कि
एक बार टेक्निकल और सारा नॉलेज लेने के बाद जब हम एक्चुअल बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो उसके लिए प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें कि क्या करना चाहिए, क्या करना गलत होगा, इसके लिए मार्केट सर्वे कैसे करें और सक्सेसफुल वेंचर के लिए प्लानिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप करें, इसके बारे में चांडक सर हमको गाइड करेंगे। सो ऐसा ये 2 वीक्स का हमारा स्पाइस प्रोसेसिंग का ऑनलाइन कोर्स होने वाला है। इसमें आपको उद्योग वर्धिनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स कंप्लीशन के बाद। और जो बेनिफिट्स होते हैं उद्योग वर्धिनी का कोर्स करने के, वो जैसा कि उद्योग वर्धिनी पिछले 29 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रहा है, तो 29 ईयर्स में हमने 68,000 एंटरप्रेन्योर्स का एक नेटवर्क बिल्ड किया है। तो जैसे ही आप उद्योग वर्धिनी के साथ कोर्स के माध्यम से जुड़ते हैं, आप भी उस कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के हमारे अलग अलग सेक्टर्स की कम्युनिटीज है, उनका भी एक्सेस आपको दिया जाएगा। ओके, सो ओवर टू यू चांदक सर। यस, थैंक यू। मेरे ख्याल से दो एक सवाल और है। एक सवाल है कि एक स्पाइसेस का क्लस्टर महाराष्ट्र में कोई है क्या? सर, आपको कुछ पता है स्पाइसेस के क्लस्टर के बारे में? मैंने अभी तक नहीं सुना है, लेकिन कुछ होगा तो मैं आपको 1-2 दिन में आपकी उसकी जानकारी दूंगा। मेरे कुछ क्लस्टर फॉर्म करने वाले लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। और हमारे गेवराई के भी हमारे भाई क्लस्टर फॉर्मेशन के बारे में गाइड करने वाले हैं, तो वो भी हम बता सकते हैं। में क्लस्टर जो है अपने गेवराई के भाई ने, वो एकमात्र फ्रूट क्लस्टर अभी महाराष्ट्र में है, और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जो चालू हो गया है वो गेवराई वाला है, और अपन ने उसका एक सेशन रखा ही है यहाँ पे। और नए क्लस्टर्स अभी तक तो कोई ऐसा अपने लोगों में से ध्यान में नहीं आया है। अगर आएगा तो आप लोगों के पास में आप बता सकते हो तो। शिरीष जी ने बताया है अम्बेजोगाई में है, ऐसा कुछ है। वो उन्हीं का ही है सर। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं? सर, आपका म्यूट है, म्यूट। सर माइक म्यूट है सर। हाँ सॉरी सर, स्पाइस का क्लस्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। करेंगे। नहीं शुरू है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है सर। यस यस यस। नंदा लड्डा ने भी शायद हैंड रेज किया है। हाँ, नंदा जी, आप पूछ सकते हैं, आपका कुछ है क्या? नंदा लड्डा, नंदा जी लड्डा, आप जरा पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करिए खुद को और आप पूछ सकते हैं। किसी ने ये भी कहा था, मिन टाइम में क्वेश्चन ले कि भाई कोई ब्रांडेड जो मसाला मैन्युफैक्चरर है, वो 6-6 महीने का क्रेडिट देते हैं, कि ये क्या सच है क्या? मेरे ख्याल से ये सच नहीं हो सकता। क्रेडिट की उन्होंने आंसर भी दिया है कि विदाउट क्रेडिट यू वोंट बी एबल टू सेल। ये भी बात सही है, लेकिन इतना 6 महीने का नहीं रहता है। हमारे जो जो मेरे पड़ोसी है, वो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का क्रेडिट देते हैं, ज्यादा से ज्यादा। और वो भी बड़े जो B2B बड़े बड़े इसको देते हो। बाकी तो मेरे ख्याल से नहीं इतना क्रेडिट, लेकिन होगा तो पता नहीं, आई डोंट नो। नंदा जी, आप पूछ सकते हैं या सवाल। सर, आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। हाँ, मेरे मिसेज भी मेरे साथ है। मेरे को एक पूछना था, ये एक्चुअल ये हल्दी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो ये जो अभी 7 दिन का कोर्स है, ये जब ये कंप्लीट होगा तो गवर्नमेंट के साथ ये जुड़ जाएंगे क्या फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड जो भी बाहर के क्लाइंट है उसको? क्योंकि अभी कैसा है, सांगली एरिया में ना उसका इतना ये हो गया है अभी, मुझे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ क्या बोलते हैं, इज देयर एनी होप कि यू आल्सो कैन डू दैट एंड ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं? नहीं, अपना तो मकसद वही है। जैसे पहले दिन ही मधुसूदन जी ने, हमारे जो अध्यक्ष साहब है, उन्होंने बताया था कि ये कैसा हम पूरा माहेश्वरी लोगों का एक ग्रुप बना के उनका एक ब्रांड बनाने का, फिर उनको सब तरह का सपोर्ट करने का हमारा सपना ही है। जरूर उसमें हम काम करेंगे। एक बार ऐसे लोग आए तो फिर हम वी कैन इनिशिएट। फॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे बहुत अच्छे कनेक्ट्स है, और माहेश्वरी समाज के भी बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे अभी श्री जी भी बता रहे हैं कि मैं हल्दी में तो अपने कनेक्ट है ना सर? कनेक्ट है बहुत सारे, तो वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी कम्युनिटी भी है इसमें, तो कर सकते हैं। और जैसे अभी बताया रहे कि 16 डिफरेंट कस्टर श्री जी ने हेल्प किया है, तो बहुत सारे हुनर है हमारे यहाँ पे। हमारे बहुत यहाँ पे ये लोग है कनेक्ट, खाली उनका एक आपस में कनेक्ट करने का, यही हमारा मकसद है।
ताकि एक दूसरे के माध्यम से हम जरा अच्छा और ग्रो करें। ये यही हमारा मेन मकसद है इस पूरा जो कर रहे हैं हम, उसके पीछे यही मकसद है। लेकिन अभी अभी खाली हम जानकारी दे रहे हैं। अब क्या आप उस पे करें तो फिर हम इकट्ठा करके कुछ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी ये जो कोर्स है 7 दिन का, ये पूरा ऑनलाइन है क्या? ऑनलाइन है और एक बोलते दो दो हफ्ते का है, नॉट एक हफ्ते का नहीं है, 2 हफ्ते का कोर्स है, ऑनलाइन है पूरा। और ओके। उसके साथ साथ फिर हम जो इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है, तो इंडस्ट्रियल विजिट में आप आ सकते हैं। नासिक में हम कराते हैं जो हमारा हमारे तो दो वैसे तो बहुत सारे यूनिट है नासिक में भी, और स्पाइसेस के भी हमारे ट्रेन पार्टिसिपेट के 7-8 यूनिट है। वो भी हम बता सकते हैं, हमारा राम बंधु का भी यूनिट हम बताते हैं। तो वो हो सकता है इंडस्ट्रियल विजिट के टाइम। और बहुत सारी क्वेरीज है ना, वो हमारे ऑनलाइन कोर्स में हो जाती है। इतना अच्छी तरह वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं हमारे सुदेश जी, कि उसके माध्यम से लोग शुरू कर रहे हैं। जस्ट आप इमेजिन करो, इतने सारे यूनिट हमारे शुरू हुए हैं। इट इज ओनली ड्यू टू दिस ऑनलाइन कोर्स ओनली। क्योंकि अभी हमारी एक जालना की एक लेडी है, जैद, उनका मिनल जैद करके नाम है। उन्होंने अभी 30 लाख का एक बड़ा 35 लाख का एक बड़ा यूनिट डाला है, और बहुत अच्छी तरह कर रही है वो। उसको पूरे महाराष्ट्र में जा रहा है उनका स्पाइसेस। एक हमारी दुनिया की लेडी है, वो भी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा कोई नहीं रहता। अभी ऑनलाइन में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ज्यादा लोग हमारे मेंटर्स ज्यादा आते हैं, और सब तरह की जानकारी उसमें ऑनलाइन में दे रहे हैं हम। और कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। खाली कुछ जो स्पेसिफिक कोर्स है, जैसे बेकरी का है तो उसका हमने 2 दिन का ऑफलाइन कोर्स रखा है। तो ऐसे हम आपको पूरे अपडेट करते रहेंगे। आप ग्रुप में बने रहे, और जैसे ही कोर्स शुरू होता है तो बताएंगे। श्री जी ने कुछ बताया है, हल्दी और जिंजर में कन्नड़ में एक क्लस्टर शुरू हो रहा है। हल्दी और जिंजर, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं श्री जी, जो खुद काफी क्लस्टर डेवलपमेंट को हेल्प कर रहे हैं। सो और कुछ किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर नहीं है तो हम कंक्लूड करेंगे। अम, कोई कोई सवाल है क्या? हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। तो हम भी अपने को अगर हम ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है तो कुछ मदद मिल सकती है क्या, कैसे करना है वो बिल्कुल बिल्कुल पूरा बिल्कुल ये? बिल्कुल मिल सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। हम हमारे कोर्स में भी वो बताते हैं ऑनलाइन का मार्केटिंग का। तो वो होता है कोई ये आपको क्या, आप कहाँ से हो? लोकल एजेंसी भी बहुत सारी है अभी, तो वहाँ पे भी हेल्प हो सकती है। ठीक। तो हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। नासिक से ही है सर, हाँ हाँ। नासिक से ही है। नासिक में तो बहुत सारी है हमारे है है हमारे। है। मेरे हाँ दोस्तों का भी है, मेरे रिलेटिव्स मनियार मेघनंद मसाले वो भी रिलेटिव है, तो ऐसा बहुत सारे लोग पहचान वाले हैं। तो आज अभी बाय चांस आप दो लड्डा ग्रुप पे देखा तो काफी अच्छा लगा, और बहुत अच्छा इफेक्टिव सेशन था। थैंक तो यू। बढ़िया है एकदम। या यस, शिव कुमार जी मेरे ख्याल से कुछ कहना चाहते हैं। आपका आवाज ठीक से consumers. नहीं आ रहा है शिव कुमार Okay, जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। got it, got it. हाँ हाँ यस Am I audible now? यस यस यस। यस। तो देसाई जी, ये क्वेश्चन ऐसा था कि आजकल कुछ कंज्यूमर ना डंके वाला मांगते हैं कि डंका है का, जिससे जो कोर्स फॉर्म में मसाला मिल सके या मिर्ची पाउडर मिल सके, उसके ऊपर क्या है आपके पास सॉल्यूशन? ओके। अभी डंका डंका का जो है ना, डंका का वो सिर्फ माइंड का कंसेप्ट है। मेन टेस्ट किस में रहता है? जो स्पाइस ऑयल रहता है ना, स्पाइस ऑयल या एसेंशियल ऑयल। अभी फॉर एग्जांपल आपने रोस्ट हेवीली रोस्ट किए, यानी उसका स्पाइस ऑयल निकल गया है चाहे हेवी रोस्ट करने के बाद, और उसको आप डंक करो या कुछ भी प्रोसेस करो, वो वापस टेस्ट आने वाला नहीं है उसमें। बराबर, रोस्टिंग मेन रोल प्ले कर रहा है। रोस्टिंग या डिहाइड्रेट करोगे हो, उसमें ऑयल इंटैक्ट रखना है। फिर आप जो आपको कितना कोर्स रखना है, कितना फाइन पाउडर करना है, वो मशीन में वो चॉइस रहता है। बराबर। बट वो डंका का जो है ना, वो लोगों का सिर्फ माइंड का खेल है वो, कि पहले के जमाने में वो चल रहा था। बट वो टेस्ट में आपको कहाँ मिलने वाला है? रोस्टिंग में आप मेंटेन करोगे, आप कौन सा भी फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस यूज करो, आपको टेस्ट मिलने वाला है। समझ में आपको? बट अभी लोगों को फिर हैमर मिल जैसे जो मशीन है ना, हैमर मिल,
उसमें आपको डंका का टाइप का ही इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि क्रश करके उसमें पाउडर किया जाता है। उसमें सेटिंग रहता है कि आपको कितना कोर्स चाहिए, कितना फाइन चाहिए, वो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और कुछ अगर सवाल नहीं है तो मैं फिर से एक बार मधुसूदन जी की तरफ हमारे अध्यक्ष साहब को ये माइक सुपुर्द करता हूँ। फिर उससे पहले मैं देसाई सर का और सब ऑडियंस का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मधुसूदन जी। जी 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 जी, धन्यवाद सुनील जी। सर्वप्रथम तो मैं आज का जो सेशन हुआ है, इतने कॉम्प्लिकेटेड विषय को इतनी सरल भाषा में और इतना व्यवस्थित रूप से मशीनरी से लगा के तो टेस्ट तक, और ये मसाला जो है हर घर की अनिवार्य चीज है, और वहां तक हमारे सुदेश जी बिल्कुल पहुंच गए। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सुदेश जी हमारे माध्यम से आप हर घर में पहुंच गए हैं, थैंक यू और सर, थैंक यू, हर थैंक हमारे यू, हर महिला की बिल्कुल पसंद में आप आ थैंक गए यू, हैं, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। तो मैं प्रदेश की ओर से, माहेश्वरी समाज की ओर से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त थैंक करता यू, हूँ, धन्यवाद थैंक व्यक्त यू, करता हूँ। थैंक यू। आभार हमारी जो समिति है, वो समिति के माध्यम से हमारे जो सुनील जी है चांडक और उनके सारे सहकारी गण जो पूरी मेहनत लेते हैं इस सारे सेशंस को चलाने में, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी भाई लोग इन सेशंस का लाभ ले रहे हैं, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसी बात का मैं बार बार मैं एक ही बात का थोड़ा सा खेद व्यक्त करता हूँ, और जो मैंने अपने ग्रुप में भी लिखा था, कि लगभग जब हमने ये कल्पना स्टार्ट की थी, तो महाराष्ट्र और विदर्भ से 1500 से ज्यादा लोगों ने हमको इसमें प्रतिसाद दिया। लेकिन जब सेशन शुरू होते हम देख रहे तो 50 और 60 के ऊपर वो सेशन जा नहीं रहे, इसलिए ये उदासीनता मेरे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ठीक है, हम अपना कार्य करते रहेंगे। और दूसरा, जैसे सुनील जी ने पहले दिन भी बताया और मैंने भी आज रिपीट किया, एक बार फिर रिपीट करूंगा कि जो रोज सेशंस हो रहे हैं, उस सेशंस में जिनको जिनको इंटरेस्ट है वो कृपया ग्रुप में अपना इंटरेस्ट दिखाए, ताकि उन लोगों का ग्रुप बनाकर हम लोग उनके अगले ट्रेनिंग की या अगला जो भी हमारा कदम होगा उसकी व्यवस्था कर सके, और उस हिसाब से हम अपना कार्य कर सके। पुनः एक बार सभी के प्रति आभार। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। कल हमारे सुदेश जी है, उनका कल का विषय है डिहाइड्रेशन और आरटीसी प्री मिक्सेस जो है, रेडी टू कुक प्री मिक्सेस, जो कि बहुत हॉट टॉपिक है। उसके सब लोग उसका लाभ ले। बहुत ही आज का ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है ये, तो सब ने उसका लाभ ले। और हमारे अध्यक्ष साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा आभार अगर आप मान लिए तो हम कल बंद कर लेंगे, तो हमें अरे नहीं सर, आभार आभार अपना नहीं, आपके लोगों का भी बात नहीं है ऐसा सब, ये तो फॉर्मेलिटी होती है। और हम लोग जो अभियान लेके चल रहे हैं वो आपके बल पे ही अभियान लेके चल रहे हैं सर। आप नहीं होते तो ये सही अभियान बात नहीं है। होता। इच्छा जरूर है हमारी कि हमारे लोगों को हम कुछ दे। मैं और विदर्भ का सेक्रेटरी, हम दोनों आपके साथ में है। आप है, बिल्कुल आपकी ताकत के ऊपर ही हम आगे चल रहे हैं और आगे 100% बढ़ते फैक्ट रहेंगे। है। प्रयास यही है कि इस माहेश्वरी समाज में 5 बड़े उद्योगपति भी अगर खड़े हो गए तो वो हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा मानना है। और उससे पूरी बिल्कुल जान लगा के देख ही रहे हम लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से। और कल सुरेश जी है तो और भी उत्सुकता होगी, क्योंकि आज इतने कठिन विषय को उन्होंने इतने सरलता से, और आपने बोल दिया कल का डिहाइड्रेशन थोड़ा सा विषय भी किचकट है, लेकिन उसको भी उतनी सरलता से सुदेश जी प्रस्तुत करेंगे, इसमें कोई बिल्कुल दो राय नहीं है। तो कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, और सुबह हम सबको उस अनुसार सूचना देंगे ही सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।